जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं, आज खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी खबरें और बहुत सारी डिस्कशंस हम लोग साथ में करेंगे। और अब से कुछ देर में, लगभग अब से 10 मिनट की देरी से हमें जुनैद भाई भी ज्वाइन करेंगे। अभी वो नज़दीक ही कहीं गए हुए हैं, लेकिन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, बता रहे हैं। तो मित्रों, आज हमें जो बातें करनी है उनमें से कुछ एक बातें तो बड़ी कमाल की हैं। और वो क्या है कि भाई अमेरिका जो है वो चाहता क्या है इस दुनिया से, वो करना क्या चाह रहा है इस दुनिया में। तो जो असली मुद्दा जिस पे मुझे आना है, उससे पहले एक बात जो बतानी है आपको वो ये कि बात सिर्फ चाबहार की नहीं है जिस जिस पर हम आएंगे, बल्कि चाबहार से अलग जाके भी। अभी 2 दिन पहले डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं रासमुssen, और ग्रीनलैंड की जो विदेश मंत्री हैं, वो दोनों के दोनों जाकर व्हाइट हाउस में मिले। किससे? वो मिले जेडी वेंस, मार्को रूबियो और ट्रंप से। आप हैरान होंगे, उस सारी बातचीत में मैंने आपको शायद ब्रीफली इशारा भी किया था। प्रणाम श्रेयांश भाई। मैंने आपको इशारा भी किया था कि उनके बीच में अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई। सख्त जो कहते हैं ना कि सख्त जुमलों का तबादला हुआ, एक्सचेंज हार्श वर्ड्स, ये सब वहां पर हुआ है। और इस सब के अलावा मित्रों, जो कमाल की एक डिस्कशन निकली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हालांकि उस मीटिंग का एक नतीजा ये निकला था कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात हुई कि भाई बातचीत जारी रहेगी। लेकिन ट्रंप भाई साहब ने वहां पर एक कमाल की बात कही। और वो कमाल की बात क्या है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो भी अमेरिका की इस इंटेंशन को अपोज करेगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, उस पर टैरिफ लगा देंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि भाई मेरे, वो छोटी से छोटी बात पर उसकी उसकी किसी भी मंशा पर अगर कोई सवाल उठाएगा, तो वो उसके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है। तो मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका इरादा क्या है। वो ये कह रहा है, देखिए, मैं इस बात को शुरू करता हूं। देखिए, आज की जो तमाम जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्तों कुछ खबरें जो होती हैं वो बहुत शोर करती हैं, शोर करती हैं। और कुछ खबरें होती हैं जो चुपचाप आने वाले समय की दिशा बता देती हैं। तो ग्रीनलैंड पर जो अमेरिका की दिलचस्पी है और जो उसकी टैरिफ की धमकी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये दूसरे किस्म की खबर है। यानी कि जो चुपचाप आने वाले समय की दिशा बता रही हैं। वो क्या है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ये संकेत दिया है कि अगर जो 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 ग्रीनलैंड पर अमेरिका की पॉलिसी है, कंट्रोल करने की जो बात कर रहे हैं, उसको जो बेसिकली उस पे अपना अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं, सही बात तो ये है। तो उस आधिपत्य, उनका जो आधिपत्य है, अगर उस पर कोई समर्थन नहीं करता है, तो उनका कहना है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगा देगा। सुनने में आपको सिर्फ एक बयान भर लगेगा, लगेगा जैसे सिर्फ एक आम बयान सा है, लेकिन दरअसल ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या कह रहा है, असली सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा सोच क्यों रहा है। यानी आप पहले तो ये समझिए कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है इनके लिए। ग्रीनलैंड कोई आम द्वीप नहीं है, जो कोई साधारण द्वीप नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है। अगर औपचारिक रूप से आप देखिए तो ये डेनमार्क के अधीन माना जाता है और एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। सेमी ऑटोनॉमस, जहां पर कंट्रोल ग्रीनलैंड का है, लेकिन उसके अपने प्रधानमंत्री होते हैं, उसके अपने तो मंत्रिमंडल उसका अपना होता है। तो ग्रीनलैंड की अपनी एक लोकल गवर्नेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर इसको आप स्ट्रेटेजिक नजर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ग्रीनलैंड 3 चीजों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। वो क्या है? पहला है उसकी जियोग्राफी। यानी ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में बैठा हुआ है। यानी कि अमेरिका और यूरोप के बीच में एक नेचुरल मिलिट्री वेंटेज पॉइंट। हम्म दूसरा, इसके रिसोर्सेस, बर्फ के नीचे जो तमाम तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स बने इसके हैं, यूरेनियम है इसके नीचे, और जो फ्यूचर के क्रिटिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सब वहां मौजूद हैं। अब क्या हो रहा है? क्लाइमेट बदल रहा है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। क्लाइमेट बदल रहा है, बर्फ पिघल रही है, और नतीजा इसका क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंच अब आसान हो रही है। जो चीजें पहले बर्फ में ढकी हुई थी, लंबी चौड़ी बर्फ वहां जमा थी, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब वो आसान हो रहा है। क्यों? बर्फ नेचुरली पिघल रही है, उस बर्फ को फिर तोड़ा जा सकता है। ओके, तीसरी बात क्या है? तीसरा है आर्कटिक के रूट्स।
आपको याद होगा, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं, मैंने एनएसआर पर एक पूरा का पूरा वीडियो किया हुआ है, जरूर देखिएगा। तो जो नए शिपिंग के रूट्स खोल रहे हैं, जो कि एक तरह से ऐसे में जो भी इस आर्कटिक के इलाके को कंट्रोल करेगा, वो फ्यूचर के ट्रेड के तमाम रास्तों पर, नए रास्तों पर अपना प्रभाव डालेगा। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क का नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। तो मित्रों, है क्या, अमेरिका करना क्या चाह रहा है? अमेरिका पहले ही ग्रीनलैंड में मौजूद है, वहां पर अमेरिकी बेसिस पहले ही मौजूद हैं, संख्या कम है, अब करीब 200 के करीब वहां लोग हैं, लेकिन पहले तो करीब 20,000 हुआ करते थे, आजकल 200 ही करीब है। लेकिन ये बात प्रेजेंस, मौजूदगी से आगे जा रही है। अब बात आ रही है अपने प्रभाव की, अपने कंट्रोल की। और ट्रंप का जो बयान है वो आपको यहां बताता है कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक टूल्स को जियोपॉलिटिकल लिवरेज में बदलने में हिचक नहीं रहा है, वो बिल्कुल नहीं हिचक रहा है, वो उनको जियोपॉलिटिकल टूल्स की तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो टैरिफ यहां पर जिसकी बात वो कर रहे हैं, टैरिफ सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, वो प्रेशर का मैकेनिज्म है एक तरह का। यानी अगर हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के या यूं कहें, अगर आप अमेरिका की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ में नहीं है, तो भाई साहब ट्रेड की हालत में उसकी कीमत चुकाइए, ट्रेड की में उसकी कीमत चुकाइए फिर आप। यानी ये वही लॉजिक है जो अमेरिका जो है पहले ही चीन के साथ लगा रहा है, यूरोप के साथ लगाता रहा है, और अब तमाम अपने साथी जो देश हैं उन सब के साथ लगाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। तो जो इसमें क्या हो रहा है, जो अलायंस की जब तक की पॉलिटिक्स थी, चाहे वो नेटो की अलायंस हो, अब बॉर्सा की अलायंस तो खत्म ही हो गई, तो उसमें क्या हो रहा है, उस पॉलिटिक्स में अब दरार आ रही है जो अलायंस की पॉलिटिक्स थी। यानी यहां आकर मामला फिर संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। यानी डेनमार्क जो है वो अमेरिका का दुश्मन नहीं है, वो नेटो का मेंबर है। यानी कि अमेरिका और डेनमार्क औपचारिक रूप से मित्र देश हैं एक तरह से, लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है, तो इसका एक साफ संकेत यह है कि अलायंस अब अनकंडीशनल नहीं रही, अब वहां पर कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन सिर्फ एक पार्टी की हैं, और वो पार्टी का नाम अमेरिका है। ये नेटो के भीतर एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा करता है, क्या स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स की कीमत इकोनॉमिक पनिशमेंट होगी? दिस इज वेयर इट इज हेडेड टू। ग्रीनलैंड की जो लोकल सरकार है, जो स्थानीय सरकार है उनकी अपनी, वो भी ये साफ कह चुकी है कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हमारी जमीन बिकने के लिए नहीं है। यानी अमेरिका को रेजिस्टेंस सिर्फ डेनमार्क से ही नहीं है, बल्कि जमीन से भी मिल रहा है। इसका एक काउंटर व्यू भी है। काउंटर व्यू क्या है उसका, वो देखिए। देखिए, ये भी कहना गलत है ना कि अमेरिका में सब कुछ, सब कोई, हर कोई अमेरिका में ट्रंप की सोच से सहमत है, ऐसा नहीं है। कुछ अमेरिकी जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी सर्कल्स के लोग हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की जो भाषा है वो अलाइज को, मित्र देशों को अमेरिका से दूर कर रही है। उनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक है दोस्तों, जहां पर वो कहते हैं कि अगर अमेरिका हर एक डिसएग्रीमेंट को, जहां भी कोई आपको किसी बात के लिए मना करता है, अगर आप हर बात पे उसको ट्रेड वॉर में बदल देंगे, हर एक पर खाली टैरिफ ही लगाते रहेंगे, आप मेरी बात नहीं मानते, लो टैरिफ, तो ये ऐसे में फिर क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है आपस का, वो खत्म हो जाएगा। बाय द वे, याद रखिएगा ये शब्द मैं बोल रहा हूं, ट्रस्ट, क्योंकि आज इसमें बहुत सारी बात होगी, खासकर जब भारत और यूरोप की बात आ रही है, वहां भी मैं बहुत सारी बातें आज आपसे ट्रस्ट को लेकर भी करने जा रहा हूं। तो ये जो काउंटर आर्गुमेंट है दोस्तों, ये एक एक वैलिड आर्गुमेंट है। कैसे कि देखिए, ये और साथ ही इक्वली वैलिड ये बात भी है कि अमेरिका अब जो है वो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी की तरफ को जा रहा है। ऐसे में दोस्तों बड़ी तस्वीर क्या बन के आती है? बड़ी तस्वीर बन के आती है कि ग्रीनलैंड की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है, ये उस तमाम बड़े पैटर्न का हिस्सा है जहां पर इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी और जियोग्राफी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, आकर गडमड हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं। आज ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं रह गया है, बल्कि टैरिफ, और टैरिफ जो है वो रेवेन्यू ट्यूल नहीं बचा है, तो सिर्फ रेवेन्यू का ही हिस्सा नहीं। और अलायंसेस जो हैं वो सिर्फ शेयर्ड वैल्यूज पर नहीं रह गई हैं, ये सारी बातें पुरानी हो गई, बीती बातें हैं सारी की सारी। और ये जो हो रहा है, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है, ये सारे का सारा फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स में इनोवेशन, लीवरेज और नॉन अलाइनमेंट जैसे शब्द और ज्यादा बहस के बीच में आएंगे। तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप का जो बयान है वो शायद तुरंत कोई पॉलिसी ना बदले,
लेकिन ये बात साफ हो जाती है यहाँ से कि दुनिया किस तरफ को जा रही है, यानी जहां पर भूगोल फिर से एक बार ताकत बन रहा है और जो व्यापार है वो हथियार बन रहा है और दोस्तियां जो है वो शर्तों पर टिकी हुई हैं। ये बातें खबर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ वार्निंग सिग्नल है, सिर्फ आने वाले समय की चेतावनी है। और इन संकेतों को पढ़ना ये आज की जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जरूरत बनती जा रही है। तो मित्रों, आए अब हम, जुनैद भाई अभी मेरे साथ आए नहीं है, आ जाएंगे अभी तो हम जुड़ते हैं। कृतिका नमस्ते, और राजकुमार भाई जय श्री राम। तो मित्रों, हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ से अपनी बातचीत को आगे लेकर चलते हैं और लेकर आते हैं कि कहाँ पर भारत का यहाँ पर जुड़ाव होता है। भारत का जुड़ाव हो रहा है इस तरह से कि चाबहार को लेकर, चाबहार को लेकर कंवर चीमा ने वीडियो किया है, मैं उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ इस शो में, उसको अलग से कर दूंगा मैं आपके लिए, क्योंकि वो बड़े फुहड़ किस्म के लॉजिक थे, तो मुझे लगा नहीं कि इस शो की शोभा क्यों बड़ा खराब की जाए उसको शामिल करके। लेकिन आज हम कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हुआ क्या है, आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस सारी बातचीत की तरफ जो हम चाबहार को लेकर करना चाह रहे हैं। है क्या कि भाई, क्या चाबहार में भारत अब क्या करेगा। अप्रैल 26, आने वाली 26 तारीख को जो 4 महीने, हमको जो 6 महीने का पीरियड दिया गया था कि भाई आपने वाइंड अप कर लें वहां से ऑपरेशंस या जो कुछ भी करना है, हमें एक बेसिकली एक फेज दिया गया था, एक गैप दिया गया था कि इतने टाइम में आप चाबहार से खत्म कर लें, हम ये सैंक्शन आपको रिलीफ दे रहे हैं सैंक्शन से वहां पे। ओके, तो वो पीरियड 26 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या 26 अप्रैल को भारत चाबहार छोड़ देगा, ये है सवाल असली। इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो भारत का जो चाबहार का प्रोजेक्ट है वो कायम रहेगा, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कहता हूं। भारत अपना हक वहां पर नहीं छोड़ेगा, चाहे अमेरिकन सैंक्शन वहां पे 26 को खत्म हो या जो भी हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारी, वो कह रहे, उन्होंने सिर्फ इतना भी कहा है, बड़ा गोल सा आंसर दिया, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन बाहर निकलना, चाबहार को छोड़कर चाबहार से बाहर निकल जाना, यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये कोई ऑप्शन भारत के आगे है ही नहीं। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम चाबहार छोड़ दें। उसके इतने बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, और उसके इतने इतने पहलू हैं हमारे लिए जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, कि हम चाबहार नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तो फिर रणनीति ऐसे में क्या होगी। रणनीति ऐसे में ये होगी कि जो लोकल ईरानी कोई हम ले लेंगे एंटिटी, और उसके साथ में हम पार्टनरशिप करेंगे। ये मैं आपको बता सकता हूं, हम किसी लोकल ईरानी एंटिटी के साथ में पार्टनरशिप करेंगे और कंट्रोल बाद में हमारे पास वापस आ जाएगा। यानी कि ये मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूं। वर्स्ट, अगर हमको अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से, बहुत संभव है कि बातचीत सफल हो जाए और ये चीजें बढ़ जाए, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है सारी बात का, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए ना भाई, ह्यूमैनिटेरियन आप एड को तो नहीं मना कर सकते ना। अगर ईरान में खाने की दिक्कत होती है, ईरान में चावल की दिक्कत होती है, ईरान में, अफगानिस्तान में इस तरह की दिक्कत आती है, वहां पर गेहूं की दिक्कत आती है, कौन से रास्ते से हम पहुंचाएंगे उसका गेहूं। इंसानों को वहां मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अगर हमको पाकिस्तान से रास्ता नहीं मिल रहा है, जो कि वो नहीं दे रहा है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे भाई। और अगर हमारी वहां पे हम उनको एक ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, तो क्या उनको, वहां के लोगों को, गजा के ही लोगों को सिर्फ दिक्कत होती है क्या? क्या सिर्फ गजा के लोगों को ही भूख लगती है, अफगानिस्तान के लोगों को भूख नहीं लगती है? ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात की जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर हमको ईरान में, और हमारे, देखिए कोई व्यापार तो बचा नहीं है ईरान के साथ में, हमारा कोई व्यापार नहीं है। 1.7 बिलियन का व्यापार है, क्या व्यापार होता है, यू नो, हार्डली 1 बिलियन प्लस का है, 1.4 टू 1.7 का करीब का हमारा इस समय व्यापार है ईरान के साथ में, जो कि नेग्लिजिबल है, बेसिकली इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये है। चलिए, तो है क्या कि हम बेसिकली एक एंटिटी के साथ में, वहां लोकल एंटिटी के साथ में पार्टनरशिप कर लेंगे, जो हमारे बिहाफ पे वहां काम कर रही होगी। और जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, आखिर 3 साल गुजरेंगे ना, वर्ष के सिनेरियो क्या है कि 3 साल गुजरेंगे, ट्रंप जाएगा, वापस आने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, या हो सकता है कि 1 साल में ही, अभी जो नवंबर में होने वाला इलेक्शन है मिड टर्म, उसमें अगर ये हारते हैं तो क्या होगा, फिर ये रबर स्टैंप बन के रह जाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप है, तो उस केस में हम फिर से वापस वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है जियो स्ट्रेटेजी में मित्रों, कि आपको मल्टीपल अपने फायदे देखने होते हैं, उनमें कई बार आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आगे पीछे करते हैं, मगर हम अपना कंट्रोल चाबहार पर कतई नहीं खोएंगे। आप यकीन रखिए इस बात का। इसको लेकर कोई भी आपको किसी किस्म का प्रोपागेंडा करे, सुनाई दे, आप इग्नोर मारिए।
क्योंकि हम रास्ते निकालेंगे, लेकिन छोड़ना ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, अब ये ऑप्शन अच्छा बहुत लगता है ना? पर सवाल ये है कि आखिर अमेरिका जो है वो भारत से चाहता क्या होगा? अमेरिका भारत से मान लीजिए कि हमको सैंक्शंस पे कोई रियायत देना चाहे, या हम अमेरिका से कोई रियायत मांग रहे हैं सैंक्शंस को लेकर कि भाई हमें वेवर दिया जाए वहां पे, तो ये चूंकि घटिया आदमी है ट्रंप, और ये घटिया आदमी बिना लेन देन की तो बात करता नहीं है, ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है। तो सवाल फिर ऐसे में ये बनता है कि वो हमसे क्या मांग सकता है? हम्म, कुछ ना कुछ तो मांगेगा। तो अमेरिका क्या चाहेगा? अमेरिका चाहेगा कि साहब ईरान का एक्सपोजर जो है भारत की तरफ को, उसको कम किया जाए। हम्म, फिर वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा, मैं सिर्फ लॉजिकल बातें कर रहा हूं, मैं जो जो मैं समझता हूं कि ट्रंप हमसे मांगेगा या अमेरिका मांगेगा, ऑपरेशन जो हमारे ईरान में है या चाबहार में है, उनको कहेगा इनको स्केल डाउन किया जाए, या कि जैसे हमने वहां जो जो पैसा दिया है, जो कैश हमारा वहां पे लगा है, वो क्या है, 120 मिलियन। तो वो कहेगा कि भाई, और चूंकि हम अगर मान लो छोड़ के भागते हैं वहां से उनकी इस तरह से, तो ये कहा जा सकता है कि भाई ईरान हमारे पर क्लेम कर सकता है उस पैसे का लीगली। तो ये भी कहा जा सकता है, अमेरिका कहे कि भाई आप एक काम करें, आप 120 मिलियन जो है उनके वो वापस कर दें, 120 मिलियन, कहीं बिलियन में समझ लेना, तो वो वापस कर दें, ट्रांसफर कर दें। ट्रंप का फिर ये हो सकता है कि जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो किन बातों पे आएगा? वो ये कह सकता है कि भाई अच्छा एक काम करो, आपको सैंक्शन चाहिए तो आप हमसे ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदो, आप अमेरिका से तेल खरीदो, आप एलएनजी हमसे खरीदो, या आप एंटी ईरान जो कोलिजन है उसको सपोर्ट करो। अब दैट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अस टू डू, एंटी ईरान कोलिजन को सपोर्ट करना इज नॉट समथिंग वी विल डू, वो हमसे नहीं होने वाला। फिर वो क्या कर सकता है, और ये असली गेम है, वो हमसे कह सकता है कि भाई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो आप बनाने की बात कर रहे हैं रशिया से, उसको सीमित करो, या उसमें ना शामिल हो, या आप उससे दूर हो जाओ। असली चिंता अमेरिका की यही है। जो ये INSTC जिसको हम कहते हैं, INSTC जो हम कह रहे थे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, असली उनकी मुसीबत यहां फंसी हुई है, क्योंकि वो सारे का उसका जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है जहां से वो चलता है, वो है ईरान का चाबहार पोर्ट। तो वहीं से रास्ता खुलता है आगे अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का, और फिर आगे यूरोप का। तो वो बेसिकली यहाँ पर चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस रास्ते के जरिए आप सुएज कनाल को बाईपास कर जाते हैं। आप सुएज कनाल को अगर बाईपास करते हैं तो फिर अमेरिकन कंट्रोल, अमेरिका के टैरिफ, इन सब का दरअसल कोई तुक ही नहीं बनता। नॉट ओनली दैट, आपका जो जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, जो आपका रास्ते का टाइम है, वो सारा इकोनॉमिकली कम हो जाता है। तो दिस इज व्हाट अमेरिकन्स डोंट वांट, दिस इज व्हाट दे आर एंटायरली अगेंस्ट दिस। तो अच्छा, फिर क्या है, इन सब के बीच में भारत क्या करेगा? भारत दरअसल बीच का कोई मार्ग निकालेगा जिसको मिडिल पाथ कहा जाता है। तो मिडिल पाथ, ये कोई बीच की बात करेगा कि चलो कुछ लेन देन करके बात अगर निकल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको भी टाइम पास करना है, हमको भी टाइम ही पास करना है। ये पॉलिसी अमेरिका की चल नहीं सकती है लॉन्ग रन में किसी भी हालत में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीनलैंड वाला ही किस्सा था, ग्रीनलैंड के किस्से पर मित्रों, अमेरिका में जो इस समय पर सपोर्ट है ट्रंप की, वो 75% लोग मना कर रहे हैं। 75% ऑफ अमेरिका इज अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, सेइंग कि हमको ग्रीनलैंड का सम्मान करना चाहिए, ग्रीनलैंड की सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये आप देखिए कि जो जो ग्रीनलैंड का किस्सा है वो वहां आके रुकता है। मित्रों, हमारे बीच में जुनेद भाई आ गए हैं, नहीं ले आते आते निकल गए अभी आ रहे हैं, इसका मतलब वो शायद अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको लेता हूं भी, उनको भी। तो मित्रों ये लीजिए, जुनेद भाई आ गए हमारे साथ में, तो मिलवाता हूं आपको जुनेद भाई से। लीजिए, जुनेद भाई आ गए। जुनेद भाई नमस्कार। नमस्कार। सो ये ग्रीनलैंड का जो किस्सा है मित्रों, वो इस तरह से है कि हम हमको वो किसी भी तरह से, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात करो, चाबहार की बात करो, सब ये इसी तरह से चलने वाला है। इन्होंने अपने ही धमकी वाला अंदाज चलाना है ट्रम्प भैया ने। अरे इंदू भी आ गई हमारे साथ आज, तो वेरी गुड। हाँ जुनेद भैया एज यूजुअल लेट है, बिल्कुल अब आ गए अब देख लो नहीं, मैं थोड़ा सा काम था, इसके लिए मुझे बैंक जाना पड़ा था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। ओके, तो मित्रों ये जो सिलसिला है
ये इसी तरह चलेगा। अच्छा आगे अब देखिए, तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा कर दूं इससे पहले कि जुनेद भाई अपनी बात करेंगे इस पे, और मुझे यकीन है कि बहुत कुछ उनके पास कहने के लिए इसमें होगा। तो हुआ क्या है, भारत और ईरान का जो ट्रेड है, जैसे मैंने बताया, वो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, 1.4 टू 1.7 बिलियन के आसपास का है। फिर जो चाबहार का जो ये अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के लिए जो हमारा रास्ता खुलता है यहाँ से, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका को आपत्ति क्यों हो रही है, मैंने आपको बता दी 100 बातों की एक बात। अमेरिका की आपत्ति का जो मूल कारण है वो INSTC है, अंतरराष्ट्रीय जो रास्ता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, वही इनकी असली जो चोट पहुंचाना चाह रहे हैं हमको, वो ये वहां पहुंचाना चाह रहे हैं। INSTC को रोकने का मतलब एक और है, वो ये, जैसा मैंने कहा कि उनका अपना सुएज कनाल वाला जो किस्सा है वो तो है ही, लेकिन मित्रों इसके बारे में कुछ और बात भी है। वो क्या है, अगर मान लीजिए हम INSTC पर यहाँ पर आज समझौता भी करते हैं, मैं आपको एक लॉन्ग लॉन्ग रन की बात बता रहा हूँ, जरा सोचिएगा इस बारे में कि, और मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी भी करें इस पे। तो INSTC पर अगर आज हम समझौता भी करते हैं और हम कहते हैं ठीक है भाई अमेरिका भैया, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम INSTC यहां से अभी आज की तारीख में नहीं इस पे काम करते, रुक जाते हैं, जरा सोचो आपके लिए रास्ता क्या खुलता है। दरअसल आपके लिए रास्ता इससे भी बेहतर खुलता है। वो क्या है, आर्कटिक वाला। फिर आपका रास्ता खुलता है कि आप रशिया के साथ में जाकर और आर्कटिक पर काम कर रहे होंगे, नया रूट क्रिएट कर रहे होंगे, और वो जा रहा होगा इससे भी शॉर्ट, इससे भी छोटा रास्ता। और आप समझ रहे हैं कि अमेरिका परेशान क्यों है, वो ग्रीनलैंड पर क्यों आना चाह रहा है। आर्कटिक पर कंट्रोल करना मित्रों इस समय प्रायोरिटी बन चुकी है दुनिया के तमाम उन देशों की जो वहां पे कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका वहां पे देखिए मौजूद है एक सीमित मात्रा में, पहले 20,000 लोग थे, अब उसके आज वो 200 लोग हैं। अब आज की तारीख में सच्चाई क्या है, सच्चाई मित्रों ये है कि चाहे यूरोप वाले लाख चाहे, वो जो इस आतताई, मैं इसको आतताई कह रहा हूं जानबूझकर अमेरिका को, वो इस आतताई का मुकाबला नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड के पास क्या है आज जानते हैं उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने एक F-35 की वहां उड़ान भरी है। भैया F-35 तो तुम्हारे डैडी का ही है, वो अमेरिका का ही है, जब चाहे तुम्हारा जहाज ही उड़ा दे, तो तुम धमकी किसको दे रहे हो और क्या दे रहे हो। आप समझ रहे हैं ना। टोटल कितने हैं जरा सोचिए, डेनमार्क के कितने फौजी हैं, 28,000। टोटल मिलिट्री का साइज 28,000। मुझे बताओ कौन अमेरिका का सामना करेगा वहां पे। अभी राइट नाउ जो हालत चल रही है वो क्या है, यूरोप के तमाम देशों ने, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, सब ने अपने फौजी इस समय डेनमार्क भेज दिए हैं। बेसिकली वो जाकर वहां सर्वे कर रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई क्या क्या रूटीन बनाया जाए और किस तरह से सर्कुलेट किया जाएगा फौजियों को, कब कितने समय पे फौजी बदले जाएंगे, क्योंकि एरिया बड़ा डिफिकल्ट है ना, ग्रीनलैंड है भाई, बर्फ जमी हुई है वहां सारे में। तो कितने समय पे फौजी बदले जाएंगे, ये सारा खेल तमाशा वहां पे इस समय चल रहा है। मगर सच्चाई एक है, और वो एक है वो ये, तमाम यूरोप के देशों के पास जो हथियार हैं, मेजोरिटी हथियार वो अमेरिकन है, और एयरक्राफ्ट ज्यादातर के पास अमेरिकन है, और उन सबका जो तोड़ फोड़ है वो अमेरिका के पास मौजूद है। अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो उसका कोई मुकाबला ग्रीनलैंड में या यूरोप में नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर, तो ग्रीनलैंड पे कब्जा उस तरह से अमेरिका चाहेगा तो कर लेगा, मगर सवाल ये है कि क्या उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप पावर में रहने की बात कर सकते हैं, क्या वो नवंबर में इलेक्शन जीत पाएंगे, या ये भी संभव है कि अभी बातचीत गोलमोल रखी जाए, नवंबर का इलेक्शन निपटा के उसके बाद में रखा जाए ग्रीनलैंड को, और तब तक कोई समझौते की बात की जाए। आई डोंट नो, हम आने वाले समय में इसकी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आज मुझे आपसे जिन बंदों में बात करनी है, क्योंकि जुनैद भाई को मुझे माइक देना, वो भी बात करेंगे अपनी, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी मैं इसी बातचीत में, आज के ही इसी एपिसोड में आगे आपसे मैं बात करूंगा भरोसे की, ट्रस्ट की, जिसकी चर्चा भारत और यूरोप के बीच में इस समय बहुत जोर शोर से है, और उसको लेकर बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारा काम हुआ है, जिसकी मैं आज आपको जानकारी भी दूंगा कि क्या कुछ हुआ है। जी जुनैद भाई वेलकम। वेलकम। मैं जी, मुझे लग रहा है वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ये लोग अमेरिका से लोन लेने ना चले जाए, यूरोप वाले। तो आपको पैसे कहाँ हैं, पैसे मांगने अमेरिका के चले पास कौन जाए। से पैसे हैं। नहीं, मांग सकते हैं कि भाई हमको फाइनेंशियल एड दो थोड़ा सा। ठीक है, जब हम्म, उनका F-35 ले सकते हैं हम्म, उन्हीं को डराने के लिए, तो आयरनी अपने आप को मार सकता है, आयरनी किल इटसेल्फ। तो हम्म, बड़ा हम्म, विचित्र समय है, और मुझे बस तबाही तबाही नजर आ रही है।
जी आपने मैं तबाही की बात की जुनैद भाई, तो बता दूं कि आपको मैंने 4 दिन पहले जो बात बताई थी कि वो हथियार उतरे हैं कराची में, तो कल कराची एयरपोर्ट पर रात को हमला हो गया। और हमला किसने किया? ईरान ने। कल सवेरे ईरान के विदेश मंत्री ने ये बात कही कि भाई हमें मालूम है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ पर जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उसमें शामिल है, यानी कि अमेरिका के बिहाफ पे पाकिस्तान वहां पर हरकतें कर रहा था। तो कल क्या हुआ? एक ड्रोन अटैक हुआ है। एक ड्रोन अटैक के जरिए कराची में जो सारे का सारा आर्सेनल आया हुआ वहां पड़ा था उसको आग लगा दी गई। आग किसने लगाई? बताया जा रहा है वो ईरान के ड्रोन थे जिन्होंने ये हमला किया। तो अब भैया अभी तक 24 घंटे तो हो गए हैं, अभी तक किसी माई के लाल ने दोबारा से रेसिप्रोकेट तो नहीं किया ईरान के ऊपर। और मजे की बात क्या है, ये बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप कुछ ही कहें, ईरान पर पूरी तरह से हमला करके पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं सकता है, अनलेस कि वो फिर से न्यूक्लियर न्यूक्लियर करने लग जाए। इतनी मार पड़ेगी ना ईरान से, मतलब आप सोचो ना, इसराइल की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने मिसाइल मार मार के। पाकिस्तान तो चीज ही है, जी पाकिस्तान तो जी धुआं धुआं करते मेरी भाई बात लोग। सुनिए, मिडिल ईस्ट में नाक कर बंद करके रखा है सबका। और बिल्कुल। ऑलरेडी इनकी प्रॉक्सीज एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, बस उनको एक्टिवेट करना है। ये जो सिया जो प्रॉक्सीज इनकी एग्जिस्ट करती हैं, हम्म। हम्म। बस। और आर्म्स भी देने की जरूरत नहीं है। हम्म। सिंपैथाइजर्स इतने हैं खुमैनी के, ये खुद फटने फाटने लगेंगे। और जुनैद भाई ये भी देखो ना कि जब बात फटने की भी आ जाए, हेमराज तंवर जी वेलकम, जो फटने की ही बात आ जाए, तो फटने वाले और भी बहुत सारे हैं, और वो सारे फटने वाले एक साथ जुड़ भी सकते हैं। हम्म, न भूलिएगा, हम्म, अफगानिस्तान और तेहरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध है इस समय पर, हम्म, और उनके यहाँ लगातार वो एक दूसरे के संबंध बेहतर करना चाह रहे हैं। और अगर दुश्मन एक हो जाए, दुश्मन एक हो हम्म, जाने का मतलब कि अगर दोनों दो 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 आपस के जिनकी अनबन भी रहती हो आपस में, अगर उनका दुश्मन सेम ही हो, जो कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में अगर दुश्मन एक बन जाए, विच इज पाकिस्तान, तो भाई ये बहुत आसान है कि फिर ईरान और अफगानिस्तान मिल जाए, दोनों के प्रॉक्सीज में मिल जाए, यानी कि टीटीपी भी मिल जाए। न भूलिएगा एक बात वो ये भी कि सिस्तान बलूचिस्तान का जो इलाका है, यानी ईरानी बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहां पर ऑलरेडी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। और माना यह जाता है कि जो हथियार, स्मॉल आर्म्स की जो सप्लाई आई थी, जिन 3 शिपमेंट्स का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो यहीं सिस्तान बलूचिस्तान के जरिए ही भेजी गई थी ईरान के अंदर। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो इंजरीज, अगर आप उनको गौर से देखिएगा, वो सब की सब स्मॉल आर्म्स में है, शॉर्ट गन्स से हुई हैं। ये शॉर्ट गन्स वो हैं जो ईरानियन फौज जो है इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये कहा जाना, जो तमाम ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने बात कही थी कि नहीं नहीं ईरान जो है वो उसकी फौजें इस्तेमाल कर रही हैं, वो निहायत ही फूहड़ आर्गूमेंट था, क्योंकि वो ये फौजें ये इस्तेमाल करती ही नहीं है शॉर्ट गन्स को, समझ रहे हैं आप? वो तो भैया सीधे AK-47, तो उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं होती है अपने इलाके में। यहाँ साला कौन चलाएगा ये जो छर्रे वाली गन्ने कौन चलाएगा? शॉर्ट गन्स का तो कोई लफड़ा ही नहीं होता अपने यहाँ पे। तो ये किस्सा है। तो इनको आप समझिए कि ये आने वाले समय में चीजें बढ़ने जा रही हैं, डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो। और मजे की बात क्या है इस सब में, एक बात जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो ये कि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान का महत्व क्या है अमेरिका के लिए, कितनी देर के लिए। और दरअसल ये जो अपने आप को टॉयलेट पेपर की तरह पेश कर रहे हैं, इनको जिस दिन लात पड़ेगी वो कितनी भयानक पड़ेगी, और उसका रिपरकशन जो होंगे वो कितने भयानक होंगे, अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इनको अपनी औकात ही नहीं समझ में आ रही है कि भाई तुम्हारे जो मिनरल्स की बात थी वो कहाँ गई, बलूचिस्तान के जो पैसे आने वाले थे कि बलूचिस्तान में वो पैसे लगाएगा अमेरिका, वो कहाँ है? एनीवे, विजय भाई। हम्म। तो बस यही है। पता नहीं चल रहा है कि जियो पॉलिटिक्स में जो चीजें घट रही हैं, हम्म। वो लग रहा है कि कोई एआई जनरेटेड न्यूज चला रहा है। जिस तरीके से घटनाएं चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो वक्तव्य जिस तरीके से आ रहा है, एक बार हम्म। को चेक करना पड़ रहा है कि ये एआई जनरेटेड तो नहीं है, कि ये सच में ऐसी बातें बोल रहा है। तो मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन का दौर है। और जैसा मैं जी आपने एक दफा याद दिलाया था कि एक दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब इतनी ज्यादा खबरें हो गई थी कि अखबार छपना बंद हो गए थे। तो धीरे धीरे वो दौर आ रहा है। ये वो टाइम है जब समझ में नहीं आता कि सुबह का अलायंस शाम को तक है भी या नहीं। ठीक है ना, इतनी तेजी से भागा दौड़ मच रही है। जो यूरोप जो 1 महीने पहले तक गाली देता था रूस को, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ट्रम्प बैठा हुआ था पुतिन के साथ, हम्म। और उस वक्त ये लोग जेलेंस्की को लेकर मीटिंग कर रहे थे कि हम्म। नहीं क्यों
बैठा हुआ है, उसके साथ क्यों मीटिंग कर रहा है। और हम्म। आज ये खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें पुतिन से बात करनी चाहिए। और एक नहीं, कई कई वॉइसेस आ रही हैं जी। उस वक्त, उसी वक्त अपना स्टैंड क्लियर कर देते। ठीक है ना जी। मैं जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, आगे बिल्कुल कहना नहीं, चाह नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इस बात के लिए मैंने कल मित्रों, आपको याद होगा, मैंने आपको वो एक क्लिप भी दिखाया था फ्रीडरिश मैर्ज का, जो कल स्पीच दे रहे थे, जहां पर उन्होंने बात कही थी कि भाई रशिया जो है वो यूरोप का हिस्सा है, और चूंकि हमारे हमारे यूरोप का रशिया हिस्सा है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। और हम्म, उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं ये बात कह रहा हूँ कि मैं इधर ईस्ट में आया हूँ, मैं जर्मनी में जगह जगह ये बात कहता रहता हूँ। तो मैं आज आपको ये बात याद क्यों दिला रहा हूँ कल वाली, इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अभी हम जर्मनी पर बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि फ्रीडरिश मैर्ज की जो बातचीत यहाँ हुई, और उसके अलावा जो जर्मन और इंडियन डेलीगेशन में ईयू वाले डेलीगेशन जो है, उनको लेकर जो बातचीत हुई है, स्पेशली ट्रेड को लेकर, जो कि अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे फलीभूत होने जा रही है, वो उस पर हमें निहायत ही गंभीरता से चर्चा करनी है। कारण क्या है मित्रों, कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जो इससे पहले कभी सुनी ही नहीं गई। फॉर एग्जाम्पल, जो यूरोप के जो मित्र हैं हमारे, उन्होंने भारतीयों से शिकायत की, स्पेशली जर्मन डेलीगेशन जो आया था अभी पीछे, जर्मन डेलीगेशन ने ये शिकायत की कि भाई आप लोग अमेरिका में इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप हैरान होंगे कि आर्गुमेंट यहाँ से क्या दिया गया। जो भारतीय हमारे बिजनेसमैन है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपसे हमें नजदीकी भी महसूस होती है, लेकिन हम क्या करें, आप लोग काम ही नहीं करते। आप बात समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, काम हम्म, नहीं करते मतलब क्या। आपको हफ्ते में 4 दिन काम चाहिए, नहीं जी हम 9 से 5 काम करेंगे, नहीं जी हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ना, ऐसे नहीं होता। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो आप ये नहीं हम्म, कर सकते कि हम बस इतनी देर काम करेंगे, ये नहीं हो सकता। इनफैक्ट मुझे इस बात की याद क्यों आई, क्योंकि जब मैं हॉलैंड में रहा करता था, एम्स्टर्डम में, तो मैं वहां क्या देखता था, लोग हफ्ते में 3 दिन काम करते थे भाई साहब। 3 दिन काम करते थे, बाकी 4 दिन बैठते थे घर, आर्ट बना रहे हम्म, हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। अब सर आप क्या कर रहे हैं, हम बाकी 4 दिन पोएट्री लिख रहे हैं, लोग कर लो बात। मैं सुसरी 1000 कॉपी किताब की आपकी नहीं बिकती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं। यहां तक कि मित्र, मुझे एक प्रोफेसर मिला, अम, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम भूल रहा है, ठीक एम्स्टर्डम के बगल में यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी टाउन है, एकदम से दिमाग से मेरे नाम निकल रहा है उसका। तो उसके जो प्रोफेसर थे वो मेरे घर के सामने ही रहते थे। एक दिन हम शाम को बैठ के बियर शेयर पी रहे थे, तो उनसे मेरी जब बात हो रही थी, तो वो बड़ा अंग्रेजी में हमको, अरे ये और भाई वेलकम, बहुत दिनों बाद आए हो आप। तो हम्म, वो उनसे क्या बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, महेश जी हमको दरअसल ये फौज वौज की जरूरत ही नहीं। वो बिल्कुल नेहरू बन गए, बोले जी हमको ये फौज वौज की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्यों। तो बोले जी देखो हमारे पास तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है अमेरिका का, तो हमें क्या हम्म, जरूरत है फौज की। तो मैंने कहा एक हम्म, काम करो, ये बताओ, ये जितने फौजी वौजी तुमने जो पाले हुए हैं, जो फौज में हैं, आखिरकार ये करेंगे क्या, अगर इन सबको आप फौज को कैंसिल आउट कर दो तो ये करेंगे क्या। बोले जी देखो 2 बातें हैं, एक, लड़ने के लिए मर्सिनरीज बहुत सारे मिलते हैं, शायद मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानी खरीद लो, जिनको पैसे दो आ जाएंगे लड़ने के लिए, लश्कर तैयबा तो जैसे मोहम्मद कोई भी आ जाएगा, फ्रेंच लीग जो है वो आ जाएंगी। तो बोले कि जी हम इस तरह के लोग बहुत हैं किराए पर जो मर्सिनरीज मिलते हैं लड़ने के लिए। और दूसरी बात, ट्रेंड होते हैं, मरने मराने का कोई चक्कर नहीं, घर में बॉडी बैग आते नहीं। दूसरी बात क्या, पैसे फेंको तमाशा देखो। हम्म, फिर उन्होंने एक बात बताई, बोले साहब, तो मैंने कहा जो तुम्हारे अपने जवान है इनका क्या करोगे भाई, ये मान लो फौज से निकले तो क्या करेंगे। आप हैरान होंगे, कहते करेंगे क्या, घर बैठ के पोएट्री लिखेंगे। मैंने कहा, इतनी भी तो, आई मीन, मैंने वापस आके, हमारे गुरुदेव हुआ करते थे डॉक्टर नामवर सिंह जेएनयू वाले, मैंने उनसे बताया, मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वहां पे लोग कह रहे थे। बोले यार क्या खूबसूरत आइडिया है, जरा सोचो महेश, कि यूटोपियन लगता है सोचने में, मगर हो तो कितना सुंदर हो, मगर बेड़ागर को मैं तो क्या अब आप क्या कहेंगे। तो इस तरह की भी दुनिया हमने देखी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आज आज यूरोप को रियलाइज हो रहा है कि बेटा हम्म, पोएट्री लिखने से सामने वाला दुश्मन हिलता नहीं। हम्म, अब आ गया सामने, हम्म, अब भुगतो। एक काम करो, ट्रेड कर लो, क्योंकि हमको ही तो तुम यही कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान तो पागल लोग हैं, इनको आपस में ट्रेड करनी चाहिए बजाय कि झगड़ा करने के। तो तुम भी करो ना ट्रेड ट्रेड। कर लो, करो इसको, टैरिफ तुम्हारे कम हो जाएंगे शायद।
यूरोप को ट्रेड करनी चाहिए रशिया से, यूक्रेन को भी ट्रेड करनी चाहिए रशिया से, लड़ने लड़ाई का जरूरत है, काहे को सही नाटो बात का है। एक्सपेंशन। जाओ ट्रम्प से बात करो, तुम बातचीत करो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम ट्रम्प से बात करो, सबसे जरूरी ग्रीनलैंड का हम्म मामला वो तुम शांति से निपटाओ, हम्म। ठीक है ना। तुम टेबल पे बैठो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेबल पे बैठ के निकलता है। जाओ। ये बड़ा खूबसूरत है सतीश भाई जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ, अभी हम कमेंट नहीं ले रहे हैं लेकिन मैं पहले आपको कमेंट ले लेता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट पे। सर ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड डेनमार्क इज पार्ट ऑफ नेटो, तो उसके ऊपर हमला, नेटो के ऊपर ही हमला हो गया ना। आई मे बी रॉन्ग, तो यूएसए को खुद पे भी तो अटैक करना होगा, इसको नहीं ऐसा होगा ना। उसका कारण क्या है कि भाई आप उस देश के बारे में बात कर रहे हैं सतीश भाई, जो एक दिन में ज्यादा नहीं सिर्फ 50 यूएन की संस्थाओं से बाहर निकल गया, और वो ऑलरेडी ये कह चुका है कि नेटो क्या है, हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, तो नेटो शेटो तो उसको कोई चिंता ही नहीं है, कौन सा नेटो कौन सा सेटो। ट्रंप तो अगले सेकंड में निकल बाहर भागेगा, तो कहेगा साले मेरे मेरे सर पर बर्बाद का खर्चा बढ़ा हुआ है, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट देम। सो दिस इज हाउ इट इज सतीश भाई। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बात उन लोगों के लिए है जो लॉजिकल सोचते हो, मगर ये अपना है ट्रम्पी ट्रम्प, यू नो, ट्रम्प इज ट्रम्पी, जैसे माइकल कुगलमान हमारे कहते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, ट्रम्प इज ट्रम्पी। वो तो इसको तो ये लॉजिक की भाषा समझ ही नहीं आती, वो तो अब कुछ कह रहा है और कल क्या कहेगा ये उसको भी नहीं पता। भाई आज के तारीख में लोग क्या कहते हैं कि भाई जो अमेरिकन मिनिस्टर्स हैं वो सवेरे उठ के ये नहीं देखते अखबार देख के कि ट्रंप ने क्या कहा ना, वो ट्रुथ सोशल देखते हैं कि सवेरे उठ के ट्रंप ने ट्वीट क्या किया है उसी मुताबिक अमेरिकन पॉलिसी चलेगी। पिछले दिन कौन सी पॉलिसी थी वो भाड़ में जाए, आपको डिफेंड वो करना है जो आज सवेरे उसने ट्वीट में लिखा है, बात खत्म। ये कोई पहली बार नहीं है, जब पिछले टर्म में था इसने ट्वीट पे लिख दिया कि मैं आदेश देता हूं अपने फोर्सेस को कि अफगानिस्तान से इमीडिएटली विड्रॉ करे। पेंटागन में हड़कंप मच गया, माइक पोम्पियो तक को नहीं पता था कि उसने ट्विटर पे आदेश दे दिया। एक्चुअली दोस्तों है क्या, देखो ये सारी बातें, देखो ये बात ट्रंप की है नहीं, ट्रंप कुछ ही बोलता रहे, सच्चाई क्या है। अगर आप 1947 के हिसाब से देखिए, 1947 में इसलिए कह रहा हूँ कि 45 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो 47 में ही सीआईए का भी गठन हुआ था, एनएसए जो इनका एक्ट है सिक्योरिटी का, अमेरिका का, वो आया था। और उस समय पर जो तमाम सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो इनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चले गए थे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मतलब ये होता है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय बेसिकली पेंटागन एंड डीप स्टेट बेसिकली। एंड अगर आपको आइजनहावर की स्पीच याद हो जो उसने पार्टिंग स्पीच दी थी, वहां पे उसने इस बात का खतरा किया था, उसने इस बात का इशारा किया था कि वी माइट बी गेटिंग into a dangerous territory wherein we have already given our these rights to the executive। तो बेसिकली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, आप देखिए ना, ये वही अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो आज से 10 महीने पहले जब इलेक्शन लड़के आ रहा था तो क्या कह रहा था, ये कह रहा था मैं दुनिया के तमाम युद्ध बंद कर दूंगा, मैं कोई वॉर नहीं चाहिए, हमें कोई वॉर करनी नहीं, हमें किसी वॉर, हमें अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो भाई मुझे बताओ आज की तारीख में ऐसा कैसे है कि जो आदमी +40 की पॉपुलैरिटी रेटिंग में था आज वो -57 पे जा रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। आज ट्रंप की अपनी वहां जमीन जो है वो खाली हो गई है। और मित्रों जरा एक बात तो बताओ कि अगर आप तमाम ब्रिक्स को और ग्लोबल साउथ को मिलाते हैं, यानी कि दुनिया में अगर आप खाली अमेरिका और यूरोप को इकट्ठा कर दें जो कि नाटो पेटो बनता है इनका, तो बाकी की दुनिया कितनी बनती है, वो बनती है लगभग 85%, 83 to 85%। तो मुझे बताइए मित्रों 83 to 85% जो दुनिया है वो भला 15% या 17% की डिक्टेशन पर क्यों कर चले। और अगर बात यही आती है रिस्ट्रिक्शंस की ही, तो मुझे ये बताएं आज यूरोप जाग रहा है ना, अगर ये यूरोप जाग कर आपके साथ मिलता है, जो कि मिलने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से कर रहा है, तो मुझे ये बताएं फिर आपको बताता हूं ना, मैथ्स ने 2 दिन पहले लास्ट वीक में जब यहाँ था गुजरात में, क्या कहा उसने कहा जी हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बिना शर्त करना चाहते हैं, और जरा कल्पना कीजिए, ये मैथ्स कह रहा है भारतीयों से कि जरा कल्पना कीजिए हमारे साथ तो आपको टैरिफ का कोई चक्कर ही नहीं है,
हम तो टैरिफ जो बचे हुए हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, बजाय इसके किसी टैरिफ की बात करें या किसी टैरिफ के नियम को फॉलो करें। ये कौन कह रहा है? जर्मनी का वो चांसलर जो ये बार बार अपनी यात्रा के दौरान जिक्र करता रहा कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी हमें ईयू और भारत की जो एफटीए है उसे फाइनलाइज करना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं कि उसके पहले फॉर्मेट पर, अगर टोटल फॉर्मेट पे करीब 4 चीजें हैं जिन पे भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का किस्सा चल रहा था लास्ट जब मैंने सुना है, मगर मैं आपको बता सकता हूं 26 जनवरी का फंक्शन है आपके यहाँ। 26 जनवरी का फंक्शन के बाद में 27 जनवरी को आप पाएंगे कि किसी न किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर हो जाएंगे इसके। 27 तारीख को इसकी सिग्नेचर डेट है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारे पास जो रास्ता है वो खुल रहा है। यूरोप के देश अब भरोसे ये बातें कर रहे हैं, और वो ये भरोसा भारत ने कह दिया है कि भाई देखिए, आज से पहले जो है ना ट्रस्ट की बात कोई नहीं करता था। मैंने आपसे शुरू प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात कही कि मैं ट्रस्ट पर बात करूंगा। ट्रस्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं? भारत और रूस के बीच में क्या है जो उनको बांधता है? तमाम रूसी बदमाशियों के बावजूद, मैं खासकर विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है, आप उसको लेकर जो हमारे साथ गड़बड़े की गई, जहां पे साला पेच कर सकते पैसे हमसे वसूले गए, उस सब के बावजूद एक चीज जो हमें धागे में बांधती है वो है भरोसा। सबसे मुश्किल वक्त में भी रूस ने हमसे नेगोशिएट हार्ड किया, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ा, न कभी ये धमकी दी कि हम आपको छोड़ेंगे। ये जो भरोसा है, ये इस भरोसे की जरूरत आज दुनिया को महसूस हो रही है कि भाई रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए जैसा भारत और रूस का है। क्योंकि इसके अलावा जो दूसरी किस्म का रिश्ता है वो है जो जो ट्रंप वाला है, अमेरिका वाला है, जिसमें आपको यही नहीं पता जी, ट्रांजैक्शनल। एक जुनेद भाई, दूसरी बात ये कि आप आज से 10 साल बाद का सोच ही नहीं सकते हैं भाई। जो अभी सबमरीन्स की डील हम साइन करने जा रहे हैं, आप यकीन मानिए जर्मन इकोनॉमी का बेस रखा हुआ है इसके ऊपर। जर्मन तड़प रहे हैं कि ये जो सबमरीन्स की डील है, दिस हैज टू बी साइंड बाय ऑल मींस। तो ये जो थ्यूसेनक्रुप वाली जो डील है, थ्यूसेनक्रुप वाली डील को साइन होना ही होना है। और कितनी डील्स हैं वो दोस्तों? एक दो नहीं, 8 सबमरीन्स की डील है वो। टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। और जानते हैं उसमें क्या हुआ है? अमेरिकन जर्मन्स और भारतीयों के बीच में जो 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 बहस चली है लेकर, तो उनको कंपनियां दिखाई गई हैं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो दिखाए गए हैं, बैंगलोर में किस स्टार्टअप्स दिखाए गए हैं। और बैंगलोर के स्टार्टअप किसके साथ काम कर रहे हैं? सिलिकॉन वैली के साथ में काम कर रहे हैं। तो वो भारतीय जो कभी हाथ फैला के मांगते थे कि टेक्नोलॉजी दे दो, आज वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, अगर साथ में काम करना है। नहीं करना है, थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच, हम तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप नहीं, कोई और सही, दुनिया का साइज बहुत बड़ा है। तो अब वो जो दबाव है वो पहली बार यूरोपियंस ने महसूस किया कि भैया ये तो नाक में मक्खी नहीं बैठने देते। ये उनको इस यात्रा के दौरान महसूस हुआ। और मैं आपको एक गारंटीड सबूत के साथ बता रहा हूं, मेरी आज बात हुई है लोगों से वहां जर्मनी में। सर हमने तो कभी पहले सुना ही नहीं भारतीयों को ऐसे बात करते हुए। ये पहली बार सुना कि वो इतनी एरोगेंटली उन्होंने बात कही कि नहीं ऐसे है कि या तो हमारे साथ काम कर सकते हो, ये शर्तें हैं, करो, नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चलिए काम कर ही रहे हैं, हमें कौन सी मौत आ रही है। तो थ्यूसेनक्रुप की जो ये डील है ये होगी। अच्छा और सुनिए, लॉन्ग टर्म डील है। क्यों लॉन्ग टर्म डील क्यों है? थ्यूसेनक्रुप की मौजूदा जो कैपेसिटी है इस समय पर सबमरीन बनाने की, वो है 1 सबमरीन पर ईयर, और टोटल सबमरीन बननी है 8। यानी ये सीधे सीधे 8 साल और 8 बिलियन का सौदा है। इट्स लॉन्ग टर्म डील। और अमेरिका जो 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 मोदी जी ने भी जो ट्रस्ट का जो शब्द है इसको उन्होंने बार बार रिपीट किया है इस तमाम यात्रा के दौरान। तो उन्होंने ये बात बड़ी साफ रखी है कि भाई भरोसा, और भरोसा क्या चाहिए? भरोसा ये चाहिए कि जर्मनी वो नहीं करेगा जो उसने अब तक पास्ट में किया है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अब तक क्या हुआ है जो जर्मनी वालों ने हमारे साथ किया था, वो ये किया था मित्रों कि जब भी हमारी इनसे कोई डील हुई, फॉर एग्जांपल जिन शॉर्ट गन्स की बात कर रहा था, ये शॉर्ट गन्स की एक टाइम पे हमने इनसे डील करने की कोशिश की थी, ये और इन्होंने नहीं दी थी। लास्ट मोमेंट पर तमाम डील होके इन्होंने हमको मना कर दिया था देने से। क्यों मना कर दिया था जानते हैं? ओहो, इसके पीछे तो ह्यूमन राइट्स का एंगल आ जाएगा। उनका जो ह्यूमन राइट्स कहां से आगे, हमारे लोग परेशान हो गए। उनका भैया ये ह्यूमन राइट्स कहां से आगे शॉटगन में? उन्होंने नहीं, आप इसको कश्मीर में यूज कर सकते हैं।
लो। तो इस बार भारतीयों ने कह दिया है कि भाई आप इससे पहले बहुत बार ये काम कर चुके हैं, अब ये नहीं होगा, और अगर आप ये गारंटी देते हैं तभी डील होगी। तो वी हैव आस्क फॉर गारंटीज। जरा कल्पना कीजिए, भारत ने गारंटियां मांगी हैं जर्मनी से कि भाई साहब गारंटी दीजिए कि जब तक ये डील फाइनल नहीं होती हैं आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों देशों के बीच में ये जो जो सौदेबाजी हो रही है, इसमें बाकायदा सारण गारंटी शामिल हो रही हैं कि जर्मनी इससे बैकआउट नहीं कर सकता है, बीच डील में बाहर नहीं भाग सकता है। दिस इज हाउ इट इज। तो ये ट्रस्ट मैन्युफैक्चरर ट्रस्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर ट्रस्ट जो आएगा बाद में, वो बाद में आएगा। फिलहाल इसको लीगली बाइंड किया जा रहा है चीजों को कि लेट्स गेट कमिटेड, एंड दे आर इन अ प्लेस जहां पर वो इससे भाग नहीं सकते हैं। मैजिक कितना इंटरेस्टिंग है, ये जो ईयू वाली ट्रेड डील है ये आज से नहीं चल रहा किस्सा, 2007-8 से चल रहा है। हाँ जी। और बीच में ये ठंडे बस्ते में चला गया था, तब इनको ये अपर हैंड में ही अपने आप को समझते थे, ठीक है ना। और होता है ना ऐसा कि पतंग इतराता है कि वो अपनी हुनर से उड़ रहा है, लेकिन हुनर तो डोर की है ना, तो वो डोर अमेरिका था, उसके आड़ में ये ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या ड्रामा, सोशल इक्वलिटी, इंक्लूजन और इस तरह के वोक एजेंडा को पुश करते थे, अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड और भारत को थर्ड वर्ल्ड, और ही कारक भरी नजरों से, नक्सड़ी भावनाओं से भारत जैसे देश को देखते थे। जो कॉलोनियल हैंगओवर था उनका खत्म नहीं हुआ था। 2020 के बाद से शायद ये दोबारा से री इनिशिएट हुआ था ये पूरा किस्सा कि नहीं यार यू को एफटीए करनी चाहिए। और फिर वो आपको याद होगा कि यूके ने शुरू किया था, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, भागदौड़ मची थी, कोविड के बाद से शुरू हो गया था पूरा किस्सा। उनको ये रियलाइजेशन हो गया था, लेकिन उनको इस बात को ठीक से समझने में कि भारत से इतना ही मिल सकता है 5 साल लग गए, लेकिन अभी समझ में आ गई है। तो अगर ठीक से समझ में आ गया होगा तो शायद 26 जनवरी 27 जनवरी तक कुछ हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो और 5 साल लग जाएंगे, उनके 5 साल और बर्बाद होंगे। अब जुनेद भाई 5 साल वो सस्टेन ही नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम ये है। द डेस्परेट नाउ ये समय पर, अब देखिए आप जरा कल्पना कीजिए, अभी आपको ईयू के प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं आते हुए। इतना ही नहीं मित्रों, जिसके बारे में अभी बहुत चर्चा नहीं हो रही, मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ। जहां जुनेद भाई बैठे हैं, उनके राष्ट्रपति मंडे को पहुंच रहे हैं, मंडे को यहाँ पहुंच रहे हैं। सो आप जरा देखिएगा कि ये चीजें कहाँ, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जितना बड़ा मेस क्रिएट होने जा रहा है। ये जो पाकिस्तानी जितने भी खुश हो रहे हैं ना कि उन्होंने सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़ा मेस क्रिएट होने जा रहा है। मुझे नहीं पता हु विल एंड अप वेयर, लेकिन ये चीजें बहुत आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इस समय इट इज कंप्लीटली इनफ्लूड। कौन इसमें से विनर बन के निकलेगा आज की तारीख में किसी का भी कह पाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये चीजें कहां जा रही हैं, किसके पास क्या है क्या नहीं है, कौन एन मौके पे क्या पॉलिटिक्स खेलेगा, कोई नहीं जानता। मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू बी इन द मेस। ईरान उसका एक प्लेयर है, और मैं आपको बता दूं मित्रों, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब बहुत संभव है कि भारत को इसमें भी एक केंद्रीय भूमिका निभानी पड़े। आप देखते जाइए, कोई देखते जाए, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर बीच में कोई दोस्तों है ही नहीं। लोगों ने क्या किया है, दुनिया के तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी साइड्स चुन ली हैं। जब आप अपनी साइड चुन लेते हैं दोस्तों, तो आप बीच की बात नहीं कर सकते। देन यू नीड समबडी हु कैन टॉक टू बोथ साइड्स। अमेरिका तो नहीं कर सकता, अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट की बात करता है। ट्रंप को और कुछ आता ही नहीं, नाक में मक्खी नहीं बैठने देता किसी की, है कि नहीं। यूरोपीय मुल्क जो है उनको प्राइमरीली ये माना जाएगा कि अमेरिका के पीछे लग्गू हैं, उनको अपनी ये इमेज ठीक करने में बहुत साल लगेंगे, जहां पर लोग कह पाए कि हाँ ये लोग कहीं कुछ। आप जरा देखिए चीजें कैसे बदलती हैं, आपको जरा अंदाजा लगाइए। अभी 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 आज 2 बातें हुई हैं, पिछले 24 घंटे में 2 बातें हुई। मार्क कैनी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 काम। उन्होंने चाइना की ईवीज को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अपने यहाँ इंपोर्ट की इजाजत दी, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और कमाल की स्टेटमेंट दी। कनाडा से सुनना, ये बात को बड़ा गजब का है। कनाडा ने कहा है, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने, चाइना इज मोर रिलायबल देन यूएस।
समझ में आया? चाइना इज मोर रिलायबल देन यूएस। इसके बदले में क्या हुआ? ट्रंप ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मैं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स सच है जंगल, आपको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वी वेलकम द डिसीजन ऑफ जॉन कैरी कनाडा कि वो चाइनीज व्हीकल्स ले रहे हैं। लो, अब आप सिर खुजाते रहिए कि भाई ये क्या हुआ लाला, तू तो मना कर रहा था कि चाइना के साथ ट्रेड ही नहीं करनी। ये गेम चल रहे हैं। सो यू जस्ट डोंट नो हु इज गोइंग विच वे एंड व्हाई एंड हाउ, कुछ नहीं पता लग रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम बिफोर थिंग्स सेटल डाउन, बिकॉज कुछ भी कहा जाए, एक क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा इस मॉन्स्टर को कॉल ट्रंप, कि दुनिया के पॉलिटिक्स में इसने एक ऐसा भूचाल ला दिया है इस समय पर कि सब कुछ यूं हिल रहा है और आपको नहीं पता कि जब तक चीजें स्टेबल होंगी कौन खड़ा होगा कौन गिरा हुआ होगा। वी जस्ट डोंट नो। आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है। जी जुनैद भाई। समझदार वही है जो शांति से संयम से काम ले, भारत जैसे कर रहा है, कि कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, पर्दे के पीछे जो जो आप काम कर सकते हो करो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, आराम से काम करो। और आप नतीजा देखो कि मिडिल ईस्ट में जो एक नया अलायंस बनते हुए दिख रहा था, तो उसका एक काउंटर अलायंस भी तो दिखेगा ना। अकेले रीजन में वही पावर तो नहीं है, और सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि ये आ तो रहे हैं अर्जेंट बेसिस पे, फिर बनता क्या है। ठीक है, और यूएई से तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना करो कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई एग्रीमेंट से आपको कुछ पता चलेगा। आपको गेस्चर से पता चलेगा कि क्या हुआ है। जनरली ऐसा ही होता है, जो मोनार्क कंट्रियां हैं वहां पे चीजों को उस तरीके से खुल के वो बताना जरूरी नहीं समझते, और आवाम को भी कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो भारत और यूएई के बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे हमेशा से रहा है। ठीक है, और बहुत बहुत सारे उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भारत को भी मिले हैं, यूएई को भी मिला है। ठीक है, ये पहले रिलेशंस ऐसे नहीं थे, ये रिलेशंस स्पेशली वो गोवा वाला जो प्रिंसेस वाला जो इशू हुआ था ना, ठीक है ना, उसके बाद से इम्प्रूव हुआ था। क्योंकि फिर वो उस वक्त एक हेड ऑफ स्टेट नहीं था, वो व्यक्ति एक बाप था जिसने बोला कि भाई आप धन्यवाद आपका, आपने हमारी ऐसी मदद की, अब आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और उस टाइम के बाद से आप देखते हो कि फिर वो मंदिर वाला किस्सा शुरू हो जाता है। फिर जो एक लिमिटेड लेवल पे उन्होंने कुछ चीजों को परमिट किया था यूएई ने, जिसके थ्रू आप जो आपका जो कोवर्ट ऑपरेशन जो पाकिस्तान में आप जो कर रहे थे अननोन गनमैन वाला, तो जनरली इस तरह के जब चीजें आप कहीं करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस में लेके ही करते हो उन रास्तों को, जिन जिन जमीनों को आप इस्तेमाल करते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे और यूएई के बीच में पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर में आपको जो देखने को मिलेंगी। तो ये इस मीटिंग के लिए मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि इससे क्या निकल के आता है, वो गेस्चर से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जुनैद भाई, मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे जो मित्रों की, कल कल संडे का दिन है, कि कल कोई वक्त निकालकर मैं आपके साथ में इसके ऊपर जरूर शेयर करूं ये कि एजेंडा क्या है आने वाले दिनों में। मंडे को जब वो आएंगे प्रेसिडेंट जो है यूएई के, तो उनका एजेंडा क्या है, क्या कुछ उम्मीदें की जानी चाहिए हमको, इसमें से क्या निकल कर आएगा। याद रखिए ये समय बड़ा क्रिटिकल है मित्रों। क्रिटिकल इसलिए है, सोमालिया में बहुत कुछ हो रहा है, सोमालीलैंड में बहुत कुछ हो रहा है, वहां पर इसराइल ने मान्यता दे दी है उसको। एक चीज और याद करिएगा, एक चीज और याद करिए कि जब ईरान का रास्ता, चाबहार का रास्ता अगर भारत के लिए रोका जाता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि भारत के पास मिडिल ईस्ट तो पहुंचना है ना, हमको सेंट्रल एशिया तो पहुंचना है, आपके पास रास्ते क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है। तो जरा ये समझिएगा कि दुक्कम वाला पोर्ट इमीडिएटली आपके लिए एक ऑप्शन देता है, आर्मेनिया वाला जो रास्ता वहां से निकलता है वो आपको एक रास्ता देता है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी दुनिया खत्म हो रही है ईरान के साथ में, लेकिन ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है दुकम के पोर्ट के साथ में, कि हम यहाँ से जो चाइना से उतना खतरा नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपसे बहुत दिन से बात कह रहा हूँ, आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, और मैं आपको इसके बाद में, आज के प्रोग्राम के बाद में कल मैं आपको एक अलग प्रोग्राम के जरिए ये बताऊंगा कि क्यों आज की तारीख में
चीनी कंपनियां हमारे लिए खतरा नहीं बन रही हैं। और इसीलिए जो हमारा नीति आयोग है, भारत का नीति आयोग है, वो लगातार उनको रिलैक्सेशन दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑफ कोर्स जो कम्युनिकेशन का एरिया है, हम वहाँ उनको नहीं लाएंगे। कम्युनिकेशन के इलाके में हुआवाई जैसी कंपनियां है, जो जो भी चाइनीज कंपनियां हैं, उनको हम कोई जगह नहीं देने वाले। लेकिन इंफ्रा में और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे एक ऐसे समय में जबकि दुनिया इतनी अनिश्चित तरीके से चल रही है, वी नीड इन्वेस्टमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज यू नेवर नो एट व्हाट स्टेज व्हाट कैन हैपन, किस स्थिति महेश में क्या जी, हो। आपने हवाई की बात की, बस मैं एक चीज ऐड कर दूं। अभी रिसेंटली मैंने हवाई के कुछ डिवाइसेस यूज किए। यकीन माने, जो फीचर्स, जो रिच है फीचर्स के मामले में, बहुत आगे हैं आज के टाइम पे हवाई के डिवाइसेस। अभी वो ट्राईफोल्ड फोन भी निकाल चुके हैं। जी महेश। जुनैद भाई, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उस एरियाज में, कम्युनिकेशन के इलाके में उनको एंट्री देते हैं, तो मुसीबत क्या होती है भाई। एक समय पर तो ये थी ना हालत कि हमारे जो बीएसएनएल का जो सैटेलाइट जा रहा था, उसमें भी हुआवाई की चीजें लगाने जा रहे थे लोग। वो सारा कैंसल आउट इसलिए किया गया बिकॉज पता ये लगा कि चाइनीज कंपनी इज कंप्रोमाइज बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बदमाशियां कर रही है और आपको बेसिकली स्पाई करने की कोशिश कर रही है, तो देन यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद हुआवाई वाज। अब आप उसको विदेश में रहते हुए हुआई को जब यूज करते हैं और उसी प्रोडक्ट को जब आप इंडिया के लिए मंगाते हैं, उन दोनों में हमेशा फर्क आ जाता है। आप समझिए ना, ये बात उस तरह की है जुनैद भाई कि जियाउल हक के टाइम पर ये बहुत सारी उस जमाने में, दोस्तों आपको पता नहीं, आप में से बहुत सारे यंग जनरेशन के हैं, आपको याद नहीं होगा, फैक्स मशीनें हुआ करती थी। तो वो फैक्स मशीनें अपग्रेड करने के लिए, ताकि जो अमेरिकन, सॉरी जो पाकिस्तानी है, ये कम्युनिकेशन अपना बेहतर कर पाए, इनको फैक्स मशीनें मुफ्त में अमेरिका ने गिफ्ट की थी सरकारी विभागों को। और मजे की बात क्या थी, ये जो भी फैक्स किसी को भेजते थे, उसकी एक कॉपी अमेरिका में निकल रही थी। लो, हो गया काम, हो गया आप एक्सपोज। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो बेसिकली कम्युनिकेशन के इलाके में जब आप एक ऐसी फोर्स को एंट्री देते हैं जिसके जो मोटिव्स हैं वो ऐसे हों जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हाउ इट वर्क्स, बिकॉज यू नो, अब देखिए ना, F-35 के किलर स्विच को लेकर जब तक बात नहीं की गई, जब तक यूके ने बात नहीं उठाई कि भाई इसमें किलर स्विच लगाए, उसको हटाओ, तब तक आप ये देखिए किसी को पता ही नहीं था। एंड दिस कंट्रोल दे हैड व्हाइल सेलिंग इट टू एंटायर वर्ल्ड। क्या आप रखो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, लो दुनिया का सबसे बढ़िया जहाज आपको दे रहे हैं, पर वो अपने कंट्रोल में साले को कब उड़ा देंगे, इमेजिन कीजिए। सो ये चीजें बहुत आसान नहीं है, यू नो, सब कुछ इस तरह से देखना। तो आप उसको यूं देखें। जी जुनेद भाई। ये भी ना भूले, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू था पिछले 8-9 साल से। जो चाइनीज कंपनियां जो सिम कार्ड मैन्युफैक्चर करती थी, जो सिम कार्ड जो, ठीक है ना, तो उसमें असल प्रॉब्लम है उसका ओएस, जो आप जो 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 जिसको फर्मवेयर हम बोलते हैं, जिसके ऊपर सिम कार्ड का प्रोग्राम होता है, और फिर उसके थ्रू आप उसको नंबर एलोकेट करते हो, बहुत सारी चीजें उसी पे फंक्शन इनेबल होती हैं। तो जो चाइनीज सिम्स आते थे ना, वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज होते थे। उसकी वजह से होता क्या था कि आप वो जो सिम है, वो कॉल आप बैठ के सुन सकते हो नियर बाई, अगर आपका टावर है तो, या टावर जैसा आपने कुछ बना के रखा है, और क्या क्या बातचीत हुई, किस किस नंबर पे, एसएमएस, वो सारा कुछ निकाल सकते हो। प्लस सिर्फ वही नहीं, रिमोटली कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके डिवाइसेस में। तो वो सब खतरा था, उसको बंद किया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां बैकडोर से लेती हैं इंडिया में चाइनीज से, ये प्रॉब्लम है। मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा, आप में से बहुत सारे समय करीब 80-81 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप में से जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, काइंडली कर लीजिएगा। और बाकी तो हमारी बातचीत जारी है यहाँ पर। मित्रों देखिए, अगर ये जो हमारी ये जो क्या कहते हैं, चाबहार में मान लीजिए कि कोई सैंक्शंस आते हैं या भारत को यहाँ पे नहीं कुछ मिल पाता है, भारत अमेरिका से बात नहीं बनती है, तो क्या कुछ हो सकता है, आखिर किया को क्या कुछ जा सकता है, ये भी सोचने की बात है। तो आप पाएंगे क्या, भारत डिप्लोमेसी का रास्ता ले रहा है फिलहाल, ऑल्टरनेटिव रूट तलाश रहा है। ऑल्टरनेटिव रूट मैंने आपको बताए, ओमान का जो दुकम पोर्ट है वो, आर्मेनिया का जो रूट है वो हम ले सकते हैं सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए। और अगर मान लीजिए कि सैंक्शंस लगी जाते हैं चाबहार पे,
तो भाई साहब, और हम नहीं छोड़ते, हम कहते हैं नहीं हम तो ऑपरेट करेंगे, कर लो जो करना है, तो क्या कुछ हो सकता है। तो जो संस्था इसको चला रही है, हमारी संस्था, वो कौन सी है? वो आईपीजीएल है ना, इंडियन पोर्ट जो है। तो आप ये देखिए, उनके फिर डॉलर पे ब्लॉक आ सकता है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स पे ब्लॉक आ जाएगा, डॉलर में ट्रांजेक्शन पे, जरा सोचिएगा। फिर दूसरा आपको क्या कर सकते हैं, आपके असेट्स आईजी जो आईपीजीएल के हैं उनको फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन फिर ऐसे में हमारे पास क्या बचता है भाई? देखिए, हमको बड़ा सेलेक्टिवली यहाँ टारगेट किया जा रहा है, डॉलर में, ट्रेड में, स्विफ्ट के जरिए जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे पास क्या टूल बचते हैं? शायद हमारे पास डिप्लोमेटिक टूल्स बचे। मुझे ये समझ में नहीं आता है ऐसे में कि भाई स्ट्रेटजी के लेवल पे हमको कोई टेक्नोलॉजी तो मिलती नहीं अमेरिका से। जो मिलती है डिलेड मिलती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में मिलती है। तो ऐसे में भाई हमारे लिए क्वाड में होने का क्या मतलब बनता है? और यकीन मानिए, आपको यकीन मानिए मेरी बात को, जिस दिन आप क्वाड का जिक्र करते हैं, इशारा भी करते हैं, और मैंने ये बात अनुभव की है फर्स्ट हैंड। एक अमेरिकन थिंक टैंक के आदमी को जब मैंने ये कहा ना कि व्हाट इफ वी विड्रॉ फ्रॉम क्वाड, भाई चीखने लग गया फोन पर मेरे साथ। हाउ कैन यू डू दैट? नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। नानी मर के हाथ में आती है इनकी। स्ट्रेटजी के लेवल पे इनकी भी कमजोरनेस है हमारे हाथ में। आई कुड नॉट बिलीव कि मैंने इतनी कमजोरनेस पे वहां कहीं चोट कर दी है। जिस समय मैंने बात कही थी और जिस तरह से वो चीखने की आवाज मुझे सुनाई थी, लिटरली स्टार्टेड शाउटिंग ऑन फोन। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, और ये दिन आपको बहुत दूर नजर नहीं आते हैं जहां कहीं ना कहीं पर हमको अपने स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। हालांकि अच्छी बात क्या है कि भारत तमाम बातों के बावजूद भी डिप्लोमेसी का रास्ता ले रहा है, बीच का रास्ता ले रहा है। हमको मालूम है कि भविष्य में हमारे लिए रास्ते बनेंगे और खुलेंगे, इससे और कुछ मैं जी, एक और बात है, ये जो साहब जो चीखे थे, यही वेस्टर्न यूरोपियंस, वो हमेशा भारत को ज्ञान देते हैं कि भारत ब्रिक्स की तरफ ना जाए। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ट्वीट कर चुके हैं। ठीक है भाई, तुम एक तरफ एक बात कर तो रहे हो, लेकिन सामने से तुम ऑफर क्या कर रहे हो ये तो बताओ। टेबल पे ब्रिंग क्या क्या लेके आ रहे हो? टेबल पे एक तरफ तो तुम कुछ ला लेके आ नहीं रहे हो, प्लस लेके आओगे भी तो उसमें ट्रस्ट हमेशा मिसिंग फैक्टर रहेगा। अब प्लस आप उम्मीद करते हो कि भारत ब्रिक्स छोड़े, ठीक है ना? सिर्फ ब्रिक्स नहीं, और भी बहुत सारी चीजों को के ऊपर भारत को कॉम्प्रोमाइज करने की बातें की जाती है। बिल्कुल। मैं तो देखिए, अब यहाँ पर है क्या, जो चीन का काउंटर वाली बात हमको की जाती है कि भाई चीन को आप काउंटर करें। हम कौन सी तरह से चीन को काउंटर करें भाई? आप कौन सा चीन को काउंटर कर रहे हैं? क्या आज की तारीख में मित्रों जो असेट्स बना रखे हैं चाइना ने साउथ चाइना सी में, रेड सी में, क्या अमेरिका उनको काउंटर कर पा रहा है? जिस तरह का अमेरिका ने अपना धंधा पानी फैला रखा है ताइवान के अंदर, मुझे एक बात बताइए, क्या अमेरिका ताइवान पर कोई भी जो चाइनीज हमला हो रहा होगा वहां पर चाहे अमेरिका खुद भी हमला कर सकता है क्या? हर एक चोट जो ताइवान पर की जाएगी ना, उस पर अमेरिकन ही मर रहे होंगे। वो इतने भरे पड़े हैं वहां पे उनके अपने एसेट्स और इंटरेस्ट। मैं एक सो बात कोई मुझे समझा है, पिछले 5-10 सालों में जो एंटी चाइना जो पूरी दुनिया में ग्लोबली कुछ हुआ है, वो किया किसने है? क्या अमेरिकन ने किया है, या भारतीयों ने किया है, या भारत ने किया है? जो उनके सोशल मीडिया एप्स है उसको बैन हमने किया है, उनकी कंपनियों को सैंक्शंस हमने एक्चुअल में किया। ठीक है, वो खोल रहे, वो एक अलग बात है। उनके फोर्सेस से ग्राउंड पे बैटल हमने गलवान में लड़ी, स्टैंड अप हमने 100 दिन से ज्यादा का देखा, डोकलाम वाला। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो भांग पी के बैठ जाते हैं कि आप एंटी चाइना या चाइना को काउंटर करें, तो भाई हम कर रहे हैं। और जब हमने किया, तब क्या हमें दुनिया में किसी ने कोई मदद किया क्या? हमने तो सब कुछ अपना अपने बलबूते पे किया, और हमको किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई हमारे को कोई मदद करे। ठीक है, तो फिर बार बार ये बातें क्यों करना कि आप चाइना को काउंटर करें? हमको जब जरूरत महसूस होगी हम कर लेंगे। आपको हम भारत और चीन की दुश्मनी में वेस्ट के लिए कोई स्कोप नहीं है, ना मेडिएशन की, ना उसमें फूट डालने की। हमको लगेगा तो हम देखेंगे, हमको लगेगा हमको फायदा नजर आएगा तो हम दोस्ती भी करेंगे। जी मैं जी, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने दोस्तों। ये जो जुनेद भाई ने कही ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मजे की बात पता क्या है, जो ये कह रहे हैं ठीक यही बात एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में चाइना ने अमेरिका को कही है कि भैया तुम हो कौन?
भारत और चीन को जो तय करना होगा हम आपस में कर लेंगे। हमारी एम्बेसीज हैं दोनों तरफ को, हमारे को लिखना पढ़ना आता है। वी आर ओल्ड सिविलाइजेशन। जब तुम लोग जंगल में रहते थे, हम लोग एजुकेटेड लोग थे यहाँ पे, यू नो। तो उनका हम कर लेंगे आपस में जुगाड़, भाई तुम कौन परे हो। और आप ये देखिए, मैं आपको आपसे कुछ देर में होता इसी प्रोग्राम में, या आपको अलग से, मेरा मन तो ये है कि मैं आपको अलग से प्रोग्राम में उसको बताऊं कि किस तरह से भारत और चीन ऑलरेडी कोऑपरेट कर रहे हैं इस तरह से कि जहां पर एक दूसरे की कंपनियां जो हैं वो ये ट्रस्ट बिल्टअप कर सके। एंड डोंट फॉरगेट, इवन अक्टूबर में, और जब 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 मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग और मोदी जी की, उस समय भी बात कही थी कि वी हैव टू वर्क इन लॉन्ग टर्म एंड बिल्ट अप ट्रस्ट। तो ईमानदारी दोनों तरफ से क्या थी, ये बात दोनों तरफ से, दोनों तरफ को कह दी गई थी कि भाई हम एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, हमको ये भरोसा बनाने की हालत में आना है। तो अच्छी बात क्या होती है दोस्तों, जब आप अपनी कमजोरी पर को आइडेंटिफाई करते हैं और पब्लिकली आप उसको एड्रेस करते हैं, ये पहली शुरुआत होती है जहां पर आप उस कमी को खत्म करना शुरू करते हैं, और वो उस पर लगातार काम चल रहा है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों ने इन दिनों बड़ा चर्चा सुना होगा JF-17 का। JF-17 थंडर जब सारे बिक रहा था, 14 बिलियन, तो पता नहीं कितने बिलियन अफ्रीका को भेज दिए, सूडान को भेज दिए, लीबिया को भेज दिए, बांग्लादेश खरीद रहा है, सऊदी अरब खरीद रहा है, ये और तो और यूएई ने भी खरीद लिए। यूएई ने सबसे बढ़िया स्मार्ट डील किया। यही सज्जन जो हमारे यहाँ आ रहे हैं इस समय, कल मंडे को जो आ रहे हैं, ये पीछे वहां शिकार के लिए गए हुए थे, आपको मालूम होगा। इन्होंने, जो हमारे मुल्ला मुनीर हैं, उन्होंने बड़ा हल्ला किया कि बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी में जाएंगे जाएंगे। एयरपोर्ट से नहीं निकला, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में बैठा और वहीं उतर के वहीं बैठा रहा। वो अपना हमारी जो हवेली है जहाँ पे वो शिकार करते हैं केपी में, बोला हम तो वहीं जाएंगे, हम नहीं आते तेरी शादी वादी में। तो फिर क्या जाते हुआ, जाते वक्त ये भी बोल गए होंगे, आओ कभी हवेली पे भीख मांगने। तो वो क्या यूएई में। हुआ, ये सब के सब लाइन लगा के वहां एयरपोर्ट पे खड़े हो गए। सारा शरीफ खानदान, मुल्ला मुनीर, सब वहां लाइन लगा के खड़े हो गए। और मजे की बात क्या हुई, वहां पे तमाशा हो गया। वहां उन्होंने कहा ऐसा करो, हमारे पैसे तो वापस करो, तुमने जो पैसे मारे हुए हमारे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने फड़ाफड़ डील की। और क्या डील की, मार्च तक वो डील फाइनलाइज हो रही है। वो क्या डील की, फौजी फाउंडेशन, अब आप नाम से क्या समझेंगे, आप कहेंगे फौजी फाउंडेशन तो ये फाउंडेशन हो गई, फाउंडेशन के शेयर नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ भी कुछ महान थिंक टैंकर्स जो दरअसल पाकिस्तान के एक्सपर्ट बनते हैं अपने आप को, है ना, उन्होंने सवाल उठाया टीवी पे, फाउंडेशन को तो शेयर होते ही नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है भैया, हाफिज सईद से हाथ में ला लेने में आप पाकिस्तानी समझ जाते, आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है। तो क्या है कि जो वो वहां पे गेम क्या हुआ, किसी भी जो फाउंडेशन होती है, ये दोस्तों, जो एनजीओ टाइप जो बॉडीज बनती हैं, ट्रस्ट बनते हैं या फाउंडेशंस होती हैं, वो अपने अंडर कमर्शियल बॉडीज खोल सकती हैं सो दैट कि वो अपने लिए फंड्स जनरेट कर सकें। तो जो फौजी फाउंडेशन है, इसने अपने नीचे फौजी सीमेंट खोल रखा, जैसे फौजी अक्सरी सीमेंट कमर्शियल सीमेंट। बॉडी है। अक्सरी सीमेंट नाम है उसका एक्चुअल में। नहीं, अक्सरी बैंक है, वो अक्सरी बैंक है ना। तो अक्सरी सीमेंट भी एक है। ओके, तो फौजी सीमेंट का अटर बटर सटर मटर पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, वो सब कमर्शियल डायरिया, बॉडी। पनीर, मटर, बकरे की खाल, सब सब बेचते वो हैं। वो मित्रों, ये सब जो चल रहा है ये कमर्शियल बॉडीज है। और मजे की बात क्या है, चूंकि मालिक लोग हैं वो फौजी फौजी लोग हैं डंडा लिए, तो वो उन्होंने मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑल्सो टैक्सलेस, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो सारे का सारी आमदनी इनके पास आती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मुशर्रफ के टाइम पर मुशर्रफ ने कहा था कि भाई हमें अपने जो हेडक्वार्टर है, मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है, उसका रावलपिंडी से अलग करना है। ये जो है हमारा अभी हेडक्वार्टर, इससे अलग कुछ बनाना है। नवाज शरीफ ने कहा पैसे ही नहीं है। उन्होंने, तुमसे पैसे कौन मांग रहा है, हमको तो खाली परमिशन चाहिए, बना तो हम खुद लेंगे, हमें पैसे से जरूरत ही नहीं कोई। दिस इज हाउ दे हैव एन एम्पायर। सो हुआ क्या, जब यूएई के प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि हमको शेयर, तो उनको ये जो कमर्शियल बॉडीज हैं इनके शेयर उनको दिए गए। 1 बिलियन के शेयर देने का प्रोसेस चल रहा है। वो 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा सारे का सारा सिलसिला, और वो फॉर्मली ट्रांसफर हो जाएंगे। मजे की बात क्या है, ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बात यूएई को भी पता है कि द ओनली थिंग
पाकिस्तान के अंदर कोई एक अकेली संस्था जो मुनाफा कमा सकती है, इट हैज टू बी फ्रॉम आर्मी। वो सिर्फ फौजी संस्था ही हो सकती है जो मुनाफा कमाए, बाकी सबको तो घाटा ही घाटा होना है। तो आप देखिए तमाम यूरोपियन कंपनियां जो बंद करके भाग रही हैं वहां से, वो क्यों भाग रही हैं? क्योंकि भाई और कोई रास्ता ही नहीं है। मगर ये हमेशा मुनाफे में जाते हैं। तो आप ये हमेशा चेक कर लीजिएगा, कोई भी फौजी संस्था कभी भी घाटे में नहीं जाती पाकिस्तान में। कैसे दैट इज हाउ जाएगी? थिंग्स आर। कंपटीशन में दूसरी कंपनियां नहीं रहेंगी। अगर मैं एग्जैक्टली। सीमेंट की दुकान खोलूंगा तो मुझे जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्टेट से वो नहीं मिलेंगे। तो एक तो अपर एज वहीं पे मिल गया, मुझे टैक्स बेनिफिट मिल गया स्टेट से, जमीन मिल गई, फिर स्टेट पेट्रोनेज मिल गई। अब दूसरा खोलेगा तो उसको हर जगह पैसे देने हैं, पेट्रोनेज कुछ नहीं, उसका प्रॉफिट मार्जिन जाएगा वो और अगर मार्केट में कम्पिटिट करना है तो अपना कैश बर्न आउट करना है। और कैश बर्न आउट किया और मार्केट शेयर 1-2% भी ड्रिप हुआ किसी भी सेक्टर में, तो किसी कमांडर का फोन आ गया, बहुत माल छाप रहे हो, बहुत हो गया, बंद करो। तो जुनेद भाई, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे गेम क्या हुआ है कि यूएई को चलेगा 1 बिलियन। फिर क्या हुआ? एमबीएस को खबर लगी, साला ये क्या ड्रामा हो रहा है बे? तो उनके पैसे तुम वापस कर रहे हो, उनको मुनाफे के सौदे दे रहे हो, हमारा क्या? हम भी तो खड़े हैं तुम्हारी राहों में। तो वहां पे फिर इन्होंने उनका हमारे पैसे वापस करो तुम। तो उनका भाई पैसे तो है ही नहीं, कुछ और मांगो। तो अब इन्होंने उनको खिलौने ऑफर किए कि भाई हम आपको JF-17 दे देते हैं। और उन्होंने कहा चलो यार साला, भाग दे भूत की लंगोटी सही, कुछ तो आए सालों के खिलौने ही लोन के हैं। अब तो इनके JF-17 की बातें चल रही हैं। बाय द वे, ये सब रिपोर्ट कर रही है रॉयटर्स। वहां पर मौजूद 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक महिला, एक 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 पुरुष। मजे की बात क्या है, इन तमाम डील्स की ना तो अभी तक सऊदीज ने कोई कंफर्मेशन दी, और तो और जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पीछे एक ब्रीफिंग जो हो रही थी, उसमें एक पत्रकार ने पूछा कि भाई इनकी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा सानू नहीं पता, हमें नहीं पता कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब आप जरा बताएं कि एक कंपनी, एक देश का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको यही नहीं पता कि दरअसल हम फॉरेन में करके आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए बताएगा कौन? तो ये आप समझ रहे हैं? तो अभी जो तमाम बातें की जा रही हैं रॉयटर्स के बारे में, रॉयटर्स के बारे में भी ये सवाल किया गया है कि क्या रॉयटर्स दरअसल पाकिस्तान से कोई मुनाफा लेकर, पैसे लेकर, क्या इनका पीआर कर रहा है? ये भी कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिन लोगों ने, जिन दो महिला और पुरुष ने जो लिखी है स्टोरीज तमाम, और ये करीब 5 स्टोरीज हो गई अब तक, उनमें से कोई ने किसी सोर्स को नाम नहीं दिया। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, अननेम्ड सोर्सेज, उस तरह से कह रहे हैं कि भाई सोर्सेज दैट आर नॉट टू बी नेम्ड, उनकी बात कर रहे हैं। सब कुछ हवा में गोल गोल, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, कोई प्रोबिंग नहीं, कुछ नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो मुझे बताइए, आप इस तरह की रिपोर्टिंग पर रॉयटर्स का नाम देखकर भी कितनी देर तक यकीन करेंगे? इनफैक्ट सो मच सो कि तमाम पाकिस्तानी, अच्छा बाय द वे और सुनिए, ये तमाम डील्स को के बीच में एक स्टेटमेंट आती है फॉरेन उसकी, डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ, अपना सियालकोटिया। तो वो सियालकोटिया क्या कह रहा है, 6 महीने के अंदर हम IMF को निकाल बाहर करेंगे यहाँ से। हमारा क्या मतलब, हमारे पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे पास तो भी पता नहीं कितने ही हमारे पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। इस बीच में एक और धाकड़ सी स्टेटमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, द वेरी शरीफ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, क्या कह रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हम अगले आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर अंदर में 60 बिलियन ऐड कर दें एक्सपोर्ट्स में। अब तेरी 60 बिलियन, आई मीन माशाल्लाह। मगर जब झूठी बोलना था तब एक आध जीरो और लगा देते, ट्रिलियन बोल देते। मगर कोई नहीं बताता कि भाई ये 60 बिलियन तक जाओगे कैसे, क्या डिफेंस के बल पे जाओगे? तो चलो मित्रों, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं। जरा सोचो, आज की तारीख में क्या JF-17 सारे के सारे पाकिस्तान में बनते हैं? नहीं बनते। अच्छा, उसमें क्या है JF-17 में? इंजन है रशिया का। क्या अभी तक रशिया ने कहा कि हम सारी सप्लाई दे देंगे इंजन की? कोई नहीं कहा। क्या चाइना ने अभी तक ये कंफर्म किया कि हम सारी सप्लाई दे देंगे? क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ फ्रेम बनता है, इन पाकिस्तान सिर्फ हवाई जहाज का फ्रेम बनता है,
बाकी सारा का सारा माल मसाला चाइना से आता है। ठीक, अच्छा, इस सब के बीच में जरा देखिए, मान लीजिए आप चलिए यूं यूं करते हैं, 100 रुपए की, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल 100 रुपए की डील हो रही है। तो 100 रुपए में से अगर सारा माल जो है वो चाइना से आ रहा है और तुम सिर्फ एयरफ्रेम बना रहे हो उसका, एयरप्लेन का, तो तुम्हारे पैसे कितने बचे भैया? क्योंकि तुमको चाइना को पैसे देने पड़ेंगे ना। तो लेट्स मेक इट लाइक दिस कि टोटल में से 70% चाइना ले गया, 30% तुम ले गए। चलो हम थोड़ा सा लिबरली चलते हैं, पाकिस्तान को हमारा पड़ोसी है, मुनाफा देते हैं, हम 40 मान लेते हैं। 100 में से 40% जो है वो ले गया पाकिस्तान, 60% ले गया चाइना। ओके, तो तुम्हारे वो बचा क्या? अच्छा, तो इनको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? मान लीजिए जिस किस्म के करीब 70-80 जहाज का तो बात हो चुकी है ना, जो कंफर्म कर रहे हैं इसको अपने एंड पे। तो 70-80 जब आप कंफर्म कर रहे हैं, उनको बनाने के लिए आपको जो लोग चाहिए वो कौन सा लाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्ड मैन पावर तो है ही नहीं। जो है उनके मुताबिक आज की कैपेसिटी में कितने बना रहे हैं? 25 साल के 25 जो अपने यहाँ पे भी लगने हैं। तो जो अपनी लोकल सप्लाईज हैं उनका क्या, एडिशनल सप्लाईज हैं उनका क्या, जो बाकियों को देने, अकेले सऊदी अरब के नाम पर उन्होंने 40 ठोक दिए कि 40 दे रहे हैं सऊदी अरब को जहाज। अब ये 40 कितने दिन में बनके तैयार होंगे, कब दोगे, कब आएंगे? और अभी तक एक कागज की पर्ची भी नहीं देखी किसी ने। सऊदी अरब में अभी तक नाम तक नहीं लिया कि JF-17 होती क्या चीज है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मामले खड़े कहां पे। तो जो झूठ की बातें हैं वो तो न जाने कितनी हैं और कैसी कैसी हैं। इस बीच में मैं आपको बता दूं, ज्यादा नहीं, 3 क्या कहा जाए, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की स्कूल नहीं जा पा रही है। कहा जा रहा है कि इस समय पर पाकिस्तान में हर चौथा आदमी भूख से मर रहा है, हर चौथा आदमी। और हम बेच क्या रहे हैं JF-17। हम क्या कर रहे हैं? 60 बिलियन की हमारी इकोनॉमी हो रही है, 60 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है। ये तमाशे हैं। झूठ बोलने की लिमिट है, बट आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ये चीजें ऐसे ही चल रही हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं आपको इस बीच में ये बता दूं, क्योंकि अब ये एक डाइवर्जन हो गया बीच में। वो हम बात कर रहे थे चाबहार की, और फिर हम उसमें बात कर रहे थे कि जो भारत के पास सैंक्शन आ सकते हैं, उनमें से एक सैंक्शन एक और आ सकता है। वो क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। बाय द वे, ये टेक्नोलॉजी जो हमने रोक देखी है, ये हमारे पास पहले भी लगी थी। कब? 1998 में, जब हमने बम ब्लास्ट किए थे, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन हमको नहीं मिले थे उस समय पे, टेक्नोलॉजी नहीं मिली थी। नतीजा क्या हुआ था दोस्तों? कि हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन, जो स्पेस प्रोग्राम है हमारा, वो करीब 10 साल लेट हो गया था। सही बात। मगर इस चीज ने हमको पुश किया कि हम इंडिजिनस हो जाए, और हमने क्रायोजेनिक इंजन इंडिजिनसली बनाए, और ऐसे बनाए कि आज उनकी बदौलत वही अमेरिका जिसने हम पर टेक्नोलॉजी बैन लगाया था, अपनी सैटेलाइट्स को हमारे जरिए भिजवा रहा है। तो गेम ऐसे भी चलते हैं। तो इनकी वसूली तो आगे पीछे हर काम की होती ही है, और वो होती है। तो देखिए इन्वेस्टर्स, अब देखिए, मान लीजिए दो ही चीजें हैं ना, हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रोका जाएगा, यूरोप आ रहा है टेक्नोलॉजी लेकर, ठीक। अब बचे क्या? इन्वेस्टर। एक बात जान लीजिए, बात चाहे अमेरिका की हो, और चाहे वो जापान की, चाहे वो UAE की, और आप देख रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो UAE, जापान, यूरोप, ये सब के सब आपके यहाँ दरअसल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। याद रखिए, जो इन्वेस्टर होता है उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो है बॉटम लाइन, कि भैया बॉटम लाइन में प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, वो कितनी ग्रीन है। और अगर वो है तो बाकी की बातें उसको आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। द ओनली आइडियोलॉजी एन इन्वेस्टर फॉलोज इज मनी। बाकी कोई आइडियोलॉजी दुनिया में दो ही कैटेगरी है, एक वो लोग जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, और एक वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस रिसोर्सेज है। फॉर्चुनेटली हमारे पास सरप्लस रिसोर्सेज है, और धीरे धीरे सरप्लस कैपिटल भी हो जाएगा अगर ऐसे ही प्रगति करते रहे तो। और यूरोप के पास सरप्लस कैपिटल है, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप सोचो, जो किसी, जब ज्यादा नहीं, 2011-12 तक आपका स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर मुल्कों में गिना जाता था। तो क्या पैसा उसका खुद का था क्या? ना, ठीक है। दुनिया का जो पैसा था। घड़ियां वो बनाते हैं,
वो राडो और पता नहीं क्या क्या मेड इन स्विस जो टैग लग के आता है, अब तो हम्म उन्होंने रूल भी बदल दिया मेड इन स्विस का, कि अगर हम्म, वो लास्ट चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट चेन भी अगर वहां पे मैन्युफैक्चर हुआ है तो मेड इन स्विस का टैग लगा सकते हैं। ठीक है। क्या बात है। उन्होंने रूल चेंज कर दिया, अब वो सारी घड़ियां चीन से बन के आती है और मेड इन स्विस का लग जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो लोगो चिपका देते हैं, तो वो लास्ट हो गया ना, तो हम्म हो जाता है बस। तो अब बताइए, जो स्विट्जरलैंड जाना जाता है हैंडमेड घड़ियों के लिए मशहूर था, अब वहां हम्म, पे ये तिगड़मबाजी चल रही है। तो बिल्कुल। वहां पे कौन सा नेचुरल रिसोर्स है स्विट्जरलैंड के पास? कुछ नहीं है। ठीक हम्म है। और उगाते हम्म क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में? हम्म आलू और प्याज। उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है यूरोप में। मतलब टू द लार्ज एक्सटेंट आलू और प्याज ही होता है, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना, ये जब हम्म तक ये जो फिएट करेंसी वाला सिस्टम था, हम्म प्रॉब्लम यही तो हो रही है दुनिया को, कि जो जो एक रस मचा हुआ है, कि या तो हम एक कागज की वैल्यू को लेके चले, ठीक है, हम्म हम्म डॉलर को लेके चले, या फिर एक्चुअल में जो रियल जो चीजें हैं हम्म वो गोल्ड, हम्म जो रियल 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 जो रियल एलिमेंट है उसको लेके चले। हम्म हम्म, कंपटीशन तो यही चल रहा है ना दुनिया में। बिल्कुल। तो भारत ने गोल्ड को चुना, हम्म फ्रांस भी अपने गोल्ड की तरफ वापस जा रहा है, रूस का हम्म आपको पता है किस्सा, चीन ने भी हम्म बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदा रिसेंट टाइम में, यूएई हम्म भी रिसेंटली बहुत लार्ज गोल्ड एक्विजिशन पे लगा हुआ है। ठीक, एक हम्म, रस सा मचा हुआ है। ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, और ये कंसोलिडेटली भारत की ग्रोथ के इंजन को फ्यूल करेगा, जो दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है। हमें अपनी पोजीशन को, अपने आप को रिपोजिशन अच्छे से करना है, और फिर देखें क्या ग्रोथ इंजन निकल के आता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। अच्छा देखो, एक और चीज देखिए, अभी अभी क्या हुआ है, सरजई गोर जो कि अमेरिका के नए राजदूत हैं हमारे यहाँ जो आए हुए हैं, न सिर्फ हमारे बल्कि उसे यहाँ से लेकर सेंट्रल एशिया तक सारा देख रहे हैं। तो आप देखिए उन्होंने आते ही अभी क्या भाषण दिया कि भाई इंडिया इज द मोस्ट एसेंशियल फ्रेंड राइट नाउ। अब जरा सोचिए, ये भाषा जरा देखिए जो अमेरिका ने इन दिनों में अपनाई है, ये कमाल की है। यानी आपको वो सबसे एसेंशियल दोस्त भी बताते हैं, सबसे हम्म, महत्वपूर्ण दोस्त भी बताते हैं और आपके ऊपर ही टैरिफ भी लगाते हैं। इतने महत्वपूर्ण है आप उनके लिए, है ना। ये गेम है। तो आपको ये क्या करते हैं, दरअसल आपको दबाते हैं मीठा मीठा बोल के, अमेरिकन। एंड हम्म, ये गेम ऐसा नहीं है कि भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा है, हम्म, हम ये सबको समझ रहे हैं। मजे की बात क्या है, हम भी उसी गेम में उसी तरह से खेल रहे हैं जैसे वो हमारे साथ खेल रहे हैं। हम भी खेल रहे हैं, आओ बेटा खेलते हैं, चलो। मीठा ही बोलना है ना, हमसे मीठा क्या बोलोगे, आओ। यू नो, माय डियर फ्रेंड मोदी, तो उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, लो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम डाल डाल हम पात पात, ये इतनी सी बात है। आगे देखिए, सरजी गौर कहते हैं भारत एसेंशियल है, तो फिर क्या है, फिर आप करते क्या है, फिर इस तरह के आप एक्शन लेते हैं। तो आप अमेरिका को सीरियसली कैसे लेंगे। तो क्या हो रहा है दोस्तों, वो भारत को सबसे जरूरी पार्टनर बता रहे हैं, ये बात सही है। ट्रंप को फ्रेंड्स बता रहे हैं, मोदी और ट्रंप की दोस्ती को रियल बता रहे हैं। लेकिन जो रियल पॉलिटिक है वो क्या है, रियल पॉलिटिक, क्वाड और चीन अलग अलग हैं, इनको वो अलग करके रखते हैं। एक तरफ वो आपको कहेंगे कि क्वाड में हमारे साथ चलो, फिर वो दूसरी तरफ चीन को कहेंगे चीन से दुश्मनी मोल लो, फिर आपसे क्या कहेंगे, ईरान के सैंक्शंस को वो अलग करके देखेंगे। ये इन तमाम चीजों को इन्होंने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। इनको कहते हैं कि एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि भाई मुल्क तो हम एक ही है ना, तो ये तुम इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन जब करोगे तो उससे जो हम्म, जो हमारे हितों को चोट पहुंचती है, वो उन चोट, उस चोट को खाने वाला जो मुल्क है वो तो सेम ही है ना। तो तुम्हारा कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से जो पहुंचने वाली चोट है, अगर वो मुझे ही मिल रही है, तो मैं क्यों राजी हूं भाई तुम्हारे साथ उसको लेकर। हम्म, तो जरा सुनिए, तो हुआ क्या, ये तमाम चीज चल रही हैं। इसी के चलते भारत जो है वो मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है। अब इसमें देखिए, ये बात सही है कि मल्टी अलाइनमेंट की बात हम करते हैं, अच्छी बात। हम ये भी बात करते हैं, मगर मुझे क्या लगता है, जो अमेरिकन जो दोस्ती है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं भारत के साथ में असल में कमजोर हो रही है। मैथ्स, फ्रेंच जो जर्मन चांसलर हैं वो भारत आए, जर्मन्स हम्म, भारत की शर्तों पर मान कर गए चीजों को। यूरोपियन जो एफटीए है वो अभी 27 तारीख को हो रहा है। फ्रांस के रफाल हमने 114 का किया है,
आज आप देख लीजिए, आपको बस अब फ्रेंच सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि आपको एपीआई सोर्स कोड मिल रहा है। दैट मीन्स ये कि आपकी शर्तों पर वो आपको रफाल बेच रहे हैं। ये जितना हल्ला मचाया कबाल ने यहाँ पर, ये नहीं 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 नहीं, नहीं मर गए मर गए मर गए। आप लोगों ने मुझसे जब कहा था कि महेश भाई रफाल में बात करो, मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि अब औपचारिक रूप से आपके पास खबरें जब तक ना आए तो समय से पहले चिल्लाने का कोई मतलब बनता नहीं है। नाउ आई कैन कंफर्म यू कि हमारे पास जो जो फ्रेंच सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई हम सोर्स कोड इंडिया को दे रहे हैं, और वो एपीआई यानी कि आप अपने जो आपको उस लेवल तक दिया जा रहा है जहां पर आप अपने जो तमाम हथियार है, चाहे वो एस्ट्रा है चाहे वो ब्रह्मोस है, उनको आप रफाल पे डाल पाएंगे। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, मैं इसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत ने सिर्फ 114 यही नहीं लिए हैं रफाल। मैं आज की लेटेस्ट आपको बता देता हूं, भारत बहुत गंभीरता से SU-57 भी ले रहा है। कितने ले रहा है? 60। 60। और मजे की बात क्या है, ये जानते हुए कि 114 जहाज हमने ये लिए हैं और रफाल, रशिया ने भागते हुए ये जानते हुए कि हम ये ले रहे हैं, उन्होंने इसमें नए हथियारों की घोषणा कर दी है कि हम अल्ट्रा मॉडर्न नए हथियार इसके साथ में आपको देंगे। अच्छा, भारत क्यों ले रहा है जहाज को? भारत ले रहा है इसलिए कि किसी भी देश के साथ, अब वो किसी देश साला एक ही होता है हमेशा, जिस देश पर भी हमें हमला करना होगा हम पहले दिन SU-57 यूज करेंगे। इसको एज डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की तरह से हम यूज करेंगे। राइट ऑन डे वन जो हमें जहाज ये जो है हमारे पहले SU-57E, इनको हम इस्तेमाल करेंगे डीप स्ट्राइक करने के लिए, दुश्मन के इलाके में जाकर, वो इलाके जहां पर हमें डाउट है या हमें लगता है वो हम पर हमला करेंगे, वहां पर इतनी बमबारी कर दो कि आपके लिए एयर स्पेस खुल जाए। जब वो एयर स्पेस आपका खुल जाता है तो फिर आपके पास इतना माल है कि ठोक ठोक के मारो सालों को। तो इसके चलते आप देखिए कि जिन लोगों ने ये कहा कि अबे क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, अपन इतनी तगड़ी तैयारी कर रहे हैं कि आप आने वाले 10 12 15 साल जो हैं आराम से आपकी इकोनॉमी ग्रो करे बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट के। और फिर मैं आपको बता दूं ये सब कुछ इस तरह से किया जाएगा कि ये 4 दिन से ज्यादा की कोई लड़ाई पढ़ाई हो ही ना। तो जितने इंगड़ पिंगड़ जो आसपास वही ये जो बरसाती मेढक उछल रहे हैं सर्दी के मौसम में भी, ये जल्दी जाएंगे। तैयारी उसकी पूरी चल रही है। एक बात मैं आपको बता दूं जो मेरे सुनने में आया है वो बड़ी अजीब बात है, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी किसी डिफेंस डील में। ये तक सुनने में आया है कि अगर जरूरत पड़ी और मान लीजिए कि किसी और कारणवश जो मिराज हैं उनको आने में देर हो रही है किसी वजह से, तो फ्रेंच एयरफोर्स के जहाज यहां आ जाएंगे। ये मैंने पहली बार सुना है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इट्स एब्सोल्युटली चीजें जिस तरफ जा रही हैं, जिनको ये लगता है कि भाई ये सारी हल्ला गुल्ला यहाँ करने से कोई सरकारें हिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है। और सुनिए, तो मैथ्स ने क्या किया इस बीच में, मैंने जो बताया आपको ये सारी मल्टी अलाइनमेंट जो है वो ठीक, मैंने आपको बताया अमेरिका जो कर रहा है वो सब ठीक, लेकिन हम भी अपनी चीजों को अपने मुताबिक कर रहे हैं। और मैथ्स ने किया क्या है, 11-12 जनवरी को सबमरीन डील्स की जो बात हुई है वो सारी फाइनल हो गई है। EUFTA मैंने आपको बताया कि वो 27 तारीख को मोरलेस साइन हो जाएगा। रफाल 114 जेट वो तय हो चुके हैं। सफरान 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है आपका। और मजे की बात क्या है, जो एयरक्राफ्ट जो आपके यहाँ वो इंजन बना रहे हैं वो 120 kN तक जा रहा है। आपका जो 5th जनरेशन का जो इंजन है वो भी वहीं से बन जाएगा, सैफरन से। आपको एनफ पावर वो जनरेट करने जा रहा है जिससे आपका आराम से एमका वाला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चलेगा। और फिर इस सब के बीच में क्या, जो यूरोपियन स्ट्रिंग्स हैं वो हैं ही नहीं, वो कोई शर्तें लगा के नहीं दे रहा है आपको यूरोप में से। वो जमाना जब लोग पूछा करते थे कि भैया इसका करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे, किसके खिलाफ यूज करेंगे, पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, वो दिन गए, वो दिन गए। फ्रेंच ने कभी लगाई नहीं थी वो शर्तें। अब वो दुनिया ने फ्रांस को देखकर सीख लिया है कि भैया या तो पहुंचो तो उन्हीं शर्तों पर पहुंचो, नहीं पहुंचोगे तो फ्रांस वाले बाजी मार जाएंगे। तो जिसको अपनी दुकान का सामान बेचना है वो अपना दुकान का सामान लेकर आएगा। आप क्या दे रहे हैं, हार्ड कैश।
साडा भाई जी हक यही तो प्रॉब्लम है दुनिया को। ये बिल्कुल एक जुनेद भाई। तरफ ये चाहते हैं कि यही लॉकहीड मार्टिन टाइप की जो कंपनियां हैं वो हम्म, चाहती हैं कि हम उनसे उनकी शर्तों पे हथियार लें, लेकिन जब हमको हाँ, बेहतर शर्त पे बेहतर डील मिलती है तो इनको हम्म, बुरा लगता है कि नहीं जी आप मत लो। आपको याद है ना वो लॉकहीड मार्टिन का सीईओ आया था, पीएम मोदी से मिल के गया था, मीटिंग हुई थी 1 घंटे की, पिछले साल की बात है। जुनेद परसों की बात ले लो। ये जब 114 रफाल का डिसीजन आया है ना, F-35 का फिर से मैसेज आया, हम्म, अरे हम भी ऐसे कर लेते हैं यार, हम भी टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम भी। सबको पता है नहीं होने वाला। वो बेसिकली आपको रोकना चाह रहे हैं, आपकी होती हुई डील को रोकना चाह रहे हैं, ताकि, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो ऑकस जो बना था, क्यों बना था? कि फ्रांस को मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। हम्म, ये बीच में कूदे। और आज तक डुबा दिया। न ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन मिली, न कुछ और मिला। फ्रांस का घाटा हुआ। ये साले नाटक कर रहे हुए थे बीच में बैठे हुए। ये ठीक वही टेक्निक अभी फिर लड़ा रहे थे, वो हम्म, किसी ने सुनी नहीं, अलग बात है। हम्म, क्योंकि हम तो सीखते हैं ना, हम तो देखते रहते हैं इन चीजों को कि बेटा कौन। ये सी दोस्तों, मुझे कई बार आप लोग गरियाएंगे इसके लिए कि मैं आपको बार बार हरमन हेसे की याद दिलाता रहता हूँ। हरमन हेसे की याद क्यों करनी चाहिए? वो बहुत, सिद्धार्था जो उनका नॉवल था, तो उसमें वो लिखते हैं कि ब्राह्मण की खासियत ये होती है कि वो इंतजार कर सकता है, हम्म, पेशेंस के साथ में, शांति के साथ में बैठकर इंतजार कर सकता है, और भूखा रह सकता है। मगर वो उसके जरिए, उस भूख के जरिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता रहता है। तो मित्रों ऐसा है, ये देश, इसको अभी बहुत हम्म, लोग समझे नहीं है। जो अमेरिका की चमक दमक में अटके रहे वो अटके रहे यूरोप वाले, अब इनको धीरे धीरे हौले हौले अकल आ रही है कि हम्म, आप डील किस चीज से कर रहे हैं। जो ट्रस्ट के मायने थे, यूरोप को अचानक अब समझ में आ रहे हैं कि भारत ट्रस्ट के ऊपर इतना रिलाई क्यों करता है, क्यों इतना फोकस करता है। क्योंकि उनके ट्रस्ट को अब लात पड़ी है अमेरिका की। उनको अब पता लगा है कि दरअसल जब ट्रस्ट टूटता है, भरोसा हम्म। टूटता है, तो दर्द कैसा होता है। ये उनको अब रियलाइज हो रहा है। जी जुनेद भाई। अच्छा पहले तो थैंक यू लॉस वर्ल्ड जी, अपने हेल्थ के बारे में पूछा। हेल्थ मेरा अच्छा है। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मेरा वजन थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, तो शायद अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा 2 किलो वजन फिर से बढ़ गया है। तो मुझे ओ, अपना दोबारा डाइट कंट्रोल शुरू शुरू करना पड़ेगा। रिसेंटली मैंने जो बंद किया था ना आटा, चावल और रोटी बंद किया था, उसका बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। हम्म, लेकिन फिर दोबारा बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से वापस रोटी आटा जो मिलता है चावल ओ, उस पे चला गया। तो हम्म, अभी मैं कुछ अल्टरनेटिव देख रहा हूँ, जो आपका वो जो ऑटोमेटिक जो आटा रोटी बनाने वाला जो मशीन्स आती है ना, हाँ हाँ। उसमें वो जो उस तरह का मशीन देख रहा हूँ ताकि वो जो बेसन का जो चिल्ला है वो मैं बना सकूं। उस अबे उसका तो बेसन का ग्लाइकेमिक। चीला बनाने के लिए, अब जी आदमी, बेसन का चीला बनाने के लिए तुमको रोटी बनाने वाली मशीन क्यों चाहिए? दोनों का काम अलग अलग है। नहीं, उस तरह की मशीनें आती हैं, आप घोल डाल दो वो खुद खुद बना के चीला देती हैं। बनाने के लिए तुमको कोई नहीं चाहिए, तुमको खाली नॉन स्टिक तवा चाहिए उसके लिए। मैं रोज हाँ बनाता हूँ भाई। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन बनाना, हाँ अवोकाडो मैं खा रहा हूँ ना, अवोकाडो ब्लूबेरीज और अमरूद ये मैं खा रहा हूँ, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। उसके हम्म, अलावा ये इसबगोल, किसी ने बोला था इसबगोल के लिए भी, तो इसबगोल भी मैं खाता हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब आप यकीन माने, ये जो हम्म, चिया सीड है, चिया सीड का बड़ा प्रमोशन हाँ हाँ करते हैं ये वेस्टर्न हाँ वेस्टर्न हाँ, यूरोप के जो इन्फ्लुएंसर्स है, हम्म, और उसको वहां की कंपनियां भी बहुत पैसा देती हैं हम्म, इन्फ्लुएंसर्स को। हम्म, क्योंकि चिया का जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो यूरोप में ही होता है ना, और अच्छा, आपका इसबगोल का जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में होता है, राजस्थान में होता है। और ना चाहते हुए भी इसबगोल को आज के टाइम में ये सुपर फूड की कैटेगरी में रखते हैं कि ये सुपर फूड है। हम्म, हम्म। अब बस यही एक मुसीबत है, उनके यहाँ होता नहीं है इसबगोल। ठीक है। हम्म, परमात्मा ने तो भारत को बहुत अच्छी चीजों से नवाजा है, और हम हम्म, थैंकलेस लोग कभी शुक्रिया अदा नहीं करते कि परमात्मा ने भारत को क्या क्या दिया है। कम से कम सबसे बड़ी बात तो है कि भारत जैसा देश दिया है जिसके ऊपर इतनी बिल्कुल देव सही बात। कृपा है कि सब कुछ तो दिया है। ठीक है ना, बस हम ही निकम्मे हैं जो उसको संभाल नहीं पा रहे, ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे।
बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो मित्रों है क्या? दरअसल में है क्या कि जो 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 ये जो रशिया है वो हमारी ऐसी की तैसी, सॉरी अमेरिका, ये रशिया का तो आप ये देखिए ना कि अब जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होने वाला है इस समय यूक्रेन में फॉर एग्ज़ाम्पल, माना ये भी जा रहा है कोई डील होने वाली है कि भई अगर यूक्रेन को लेकर अमेरिका भाग रहा है, तो क्या ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या अ, ईरान को लेकर ट्रंप की कोई डील हुई है पुतिन से कि भाई तुम अपना यूक्रेन संभाल लो, ईरान के बारे में तुम कुछ मत बोलो, और यहाँ हम इसराइल के साथ मिलकर जो करना है वो करेंगे। क्या इस तरह की कोई डील हुई है? आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे सीरियसली लगता है कि अगर चाइनीज़ चाहेंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो अमेरिका को कभी भी इस हमले से रोक लेंगे। और मज़े की बात क्या है, फिलहाल के लिए तो अमेरिका रुक भी गया है। उसने चाहे फांसी को रुकने का बहाना बनाया है या जो भी बनाया है, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर बहुत खुश होने की ज़रूरत यूँ नहीं है, क्योंकि जो उनके वॉरशिप्स हैं, आई थिंक अब्राहम लिंकन या एक और है, वो सारे के सारे इस तरफ को बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि वो बेसिकली मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों या घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हों, एक और एक और साथ एस्पेक्ट हो सकता है कि बैक एंड पे उनका रूस से कुछ नेगोशिएशन चल रहा हो कि क्या होगा, तुम बिल्कुल। यूक्रेन को कैसे डील करोगे और हम ईरान को कैसे डील करेंगे, और कुछ जगहों पे मामला फंसा हो, उसके लिए चीजें अभी होल्ड पे हो। जब हुँ, क्लैरिटी आ जाएगी तो तय होगा कि क्या करना है, फिर उसी हिसाब से चीजें फर्दर एक्ट होगी। अगर बिल्कुल, डील बिल्कुल। तय पा जाती है तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी दोनों मामला एक साथ खत्म हो जाएगा, और वो एक भगदड़ का समय होगा। फिर उस टाइम में आप देखोगे कि हो सकता है चाइनीज भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे ताइवान पे, और अगर चाइनीज भी हुँ, कुछ हुँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे ताइवान पे, तो आप हुँ। भी तैयार रहना। ठीक है ना, दिल्ली ब्लास्ट का बदला तो लेना है ना। तो अरे वो कुछ बदले तो होंगे जुनैद भाई, मुझे सिर्फ ये सवाल जो है ना समय का लग रहा है। ये तमाम बातें होंगी, ये मुझे इससे कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ तो खेल तमाशे जो होने हैं जुनैद, वो होंगे। उसका कारण क्या है? आप ये देखिए पिछले दिनों में जैश ए मोहम्मद के जो लीडर्स हैं वो किस तरह ओपनली पाकिस्तान में घूमते हुए भारत को धमकियां दे रहे हैं। किसी ने कोई करा हमने फिदाइन की औरतों की टीम बना ली है, वो औरतें मरने के लिए जा रही हैं, और क्या क्या ये सारे ड्रामेबाजियां हम देख रहे हैं। और मगर ठीक है, ये सब चलेगा। अभी विंटर आ रही है, आज से आपको मालूम होगा दोस्तों, कल रात से बर्फबारी शुरू हो गई है तमाम इलाके में, बहुत ज़्यादा। और आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा बर्फबारी होने वाली है। ये अभी शुरुआत है, इस बार डिलेड हो रही है, लेकिन अब फिलहाल शुरू हो गई है। तो लेट्स सी कि ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। मित्रों मैं अब जो चाहूँगा वो ये, जुनैद भाई अनलेस कि आप कुछ और बात देखो करना मैं चाह रहे हो दिखा रहा तो। हूँ, एक मिनट, ये तीसी है, इसमें तीसी है, तिल है और पपीते का बीज है। ठीक है, ये मैं रोज कंज्यूम करता हूँ। उसके अलावा ये चने का सत्तू है। ठीक है, उसके अलावा ये जो भूजा है, देसी भूजा, जो मक्का और बाकी बनता है, जो ट्रेडिशनल भूजा जो बिहार यूपी में रहे, वो। तो ये सारी चीजें हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। जो बाहर का पैक, जो चिप्स कुरकुरे लेज, उससे तो बहुत अच्छा है। देखो चंदन, ये जो आप बात बता रहे हैं ना मित्रों, मैं आपके सवालों की तरफ चल रहा हूँ ताकि हम ऐसा ना हो कि एक स्टेज के बाद फिर वो जुनेद भाई का भी भागने का टाइम हो जाए और फिर हम पता लगेगा कि जी सवाल नहीं ले पाए आपके। तो ये इटली ने जो मना किया है, इटली इस समय अपनी फौजियों को कहीं भेज ही नहीं रहा है। एक्चुअली उसने यूक्रेन में भेजने से मना किया था, यहाँ भेजने से मना कर रहा है, क्योंकि देखो ना, इस सारे के सारे खेल में इटली बहुत देर से मना कर रहा है कि भाई जागो यूरोप वालों जागो, लोग जाग नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, कम से कम वो औरत जो है अपने लोगों का बचाव तो कर रही है ना, कि भाई मैं अपनी फौजों को वहां भेजकर क्या करूं। मगर ये भी तय है कि चाहे किसी की भी फौजें वहां जाए, मरना सबका तय है। वहां पर अमेरिकन फोर्सेस को रोक नहीं पाएगा अगर वो वहां जबरदस्ती पर आ गए। ताकत के मामले में यूरोप अमेरिका का कम से कम आज की तारीख में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो मजे की बात क्या है, या तो फिर अमेरिका या तो फिर जो यूरोप है वो ये कह ले कि ठीक है भैया, तुम हम पे हमला करो, हम तुम पे न्यूक्लियर हमला करते हैं, तुम हमें मार डालो, हम तुम्हें मार डालते हैं। तो जो मैड डॉक्ट्राइन है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो भैया वही है जो बचा सकती है। लेट्स सी हु कम्स, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और देखा जाए कि अल्टीमेटली ट्रम्प भैया को कब तक सपोर्ट मिलती है। मुझे लगता है ये है कि ज्यादातर दुनिया के दो जो देश हैं इस समय, और भारत उसमें शामिल है, मुझे लगता है कि हम सब के सब दरअसल नवंबर तक का टाइम पार करना चाह रहे हैं। तो हम मीडिएशन, बात, डेलीगेशन, ये सब तमाशबाजियां जो है वो नवंबर तक चलेंगी।
जब तक कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं होता है। उसमें देखा जाए कि मिड टर्म इलेक्शन में क्या होता है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, जैसे-जैसे मिड टर्म इलेक्शन नज़दीक आएगा, आप पाएँगे ट्रम्प डेस्परेट होगा, क्योंकि उसकी जो रेटिंग है वो गिरी हुई है। अनलेस वो कुछ ऐसा करे जिससे उसकी रेटिंग बढ़े, वो उसमें डेस्परेटनेस ये बढ़ेगी। और बहुत पॉसिबल है, जिसमें मुझे लगता है कि दुनिया काउंट कर रही होगी, वो ये कि उस डेस्परेशन में वो कोई ऐसी गलती करे जिससे वो और ज़्यादा मुश्किल में आ जाए। So let us see which way we are headed, but we are headed somewhere very very negatively. दुनिया में अभी भी कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होने जा रहा है। बैकग्राउंड में पॉजिटिव ये होता रहेगा कि लोग इकट्ठे होते रहेंगे। मुझे लगता है ये है कि अगर ये कुछ और इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स, क्योंकि आप देखिए ना, मैंने आपको इस कार्यक्रम के शुरू में बताया, जब आप इस पे आ जाएं कि कोई भी अमेरिका का अगर आधिपत्य जो ग्रीनलैंड पर है, जरा सोचिए अमेरिका क्या कह रहा है, ट्रंप क्या कह रहा है कि अगर मेरे आधिपत्य पर, ग्रीनलैंड पर के मेरे आधिपत्य पर कोई सवाल उठाएगा, उस पर टैरिफ लगा दूंगा। भाई क्या मतलब है इसका? कोई समझाओ मुझे इसका मतलब। मतलब मैं अगर कुछ गलत करने जाऊंगा दुनिया मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अगर किसी महिला का रेप करने जाऊंगा और किसने मुझे रोका तो मैं उसको जान से मार दूंगा। जी नहीं, बिल्कुल वो ये कह रहा है कि मैं उसका रेप करने जा रहा हूं, तुम सब खड़े होकर ताली बजाओ कि भाई साहब कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वेरी गुड। यही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और जिसने ताली नहीं बजाई उसके उसको मैं उसको मारूंगा। मैं हाँ, उसको मारूंगा मैं, लो।